Hi all, welcome to Go Classes. Today our guest is Tanya Gautam. She has secured All India rank 55 in GATE Computer Science 2023 exam. Congratulations Tanya for this massive achievement and welcome to Go Classes and thank you for joining this session. Thank you, sir. So how did it feel when you saw your result All India rank 55? So how did it feel? सर मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं रिएक्शन। मेरी फैमिली वालों का ही था कि बस कहीं इधर रो रहे उधर रो रहे, सबको फोन लगा रहे कि ये हो गया वो हो गया, रिजल्ट आ गया। बाकी मैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि नेट चलना बंद हो गया, फिर उसके बाद साइट नहीं खुल रही है, तो मैं तो फुल फ्रस्ट्रेशन हो गया था। फिर फाइनली रिजल्ट है, मैंने ओके 55 है, ठीक है मम्मी 55 है। फिर मम्मा 55 देख के चलो पेरेंट्स को तो खुशी होनी है, लेकिन आपको इतनी खुशी क्यों नहीं हुई? मतलब कोई प्रेडिक्टर जैसे गेट ओवरफ्लो के प्रेडिक्टर से आपको आइडिया लग गया था कि हाँ टॉप 100 तो आनी है? हाँ हाँ सर, प्रोडिक्टर में 60 दिखा रहा था और फिर इसमें 55 आ गया। मैंने कहा ठीक है चलो अब खाना खाने चलते हैं बाहर। अच्छा अच्छा, हाँ वो साइट भी थोड़ी सी हैंग हो रही थी वो उस दिन। बहुत ज्यादा। ओके, सो Tanya, what was your score and how many marks you got? सर मेरा स्कोर 855 था एंड मार्क्स मेरे 77.5, ओ सॉरी 77.33। Okay, so Tanya, in which attempt did you crack this All India rank 55? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। सो मतलब 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, गेट 21, 22 और 23। तो 21 पे तो एज सच मेरा इतना फोकस नहीं था बिकॉज फाइनल ईयर था, तो आई थॉट कि पहले अपन अपनी डिग्री निकाल लेते हैं बिना बैकलॉग के, उस पर ध्यान दे देते हैं, फिर आराम से अपन गेट देते रहेंगे। देन फिर मैंने गेट 22 दिया था, तो उसमें मेरा ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड रिविजन पे चला गया था, जबकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग बैलेंस कर लेनी चाहिए थी, तो मे बी उसी में हो जाता। बट आई ended up getting 521 रैंक 22 गेट में। देन फिर फाइनली उस समय 22 वाले पेपर में एक्चुअली बहुत ज्यादा से पैनिक और एंजाइटी वाला सीन भी बन गया था एग्जाम के टाइम पे, कि मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्टिल मेरे को माइंड में प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा कि मैं क्या रीड कर रही हूँ। देन फिर फाइनली जब मैं वो वाला देख के आई, थोड़ा बहुत 1-2 महीने मैंने ब्रेक लिया एंड फिर मैंने बैठ के सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये एंजाइटी मेरे को लेके डूब जाएगी वरना ऐसे करके। तो फिर फाइनली मैंने बैठा, मैंने दिमाग लगाया कि एक पेपर में क्या चाहिए आपको, मतलब वो सामने वाला भी आपका क्या क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट है, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो उस समय। तो फिर मतलब कॉन्सेप्ट्स मैंने 22 में इतने अच्छे से पढ़ के रख लिए थे कि 23 में एज सच मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी, सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी एंड रिवीजन। मेरा रिवीजन 22 में 3 बार हो चुका था हर सब्जेक्ट का। तो इस 23 वाले प्रिपरेशन में खाली मैंने रिवीजन ही 1-2 बार और किया होगा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया। और अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, उन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर मतलब पॉजिटिव थॉट्स 3-4 लाके वो नीचे नेगेटिव थॉट्स को सफोकेट कर दिया। तो इससे क्या, पॉजिटिव माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 2 चीजों पे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया था इस साल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिर मैंने क्या किया कि जो गेट ओवरफ्लो की 3 वॉल्यूम्स आती है, तो उसी को अमेजोन से लाइक हार्ड कवर मंगवा लिया था एंड फिर उसके बाद पूरा वॉल्यूम तीनों के तीनों सब सॉल्व कर मारे, मतलब मुश्किल से 10-15 क्वेश्चंस छोड़े होंगे, बाकी अदरवाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व कर दिया। एंड फिर टेस्ट सीरीज में भी जो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज थी, तो उन्हीं को जितने भी उसमें टेस्ट थे बस वही सब फॉलो किए थे एज सच। फिर कोई सेकंड टेस्ट सीरीज की मेरे को एज सच नीड पड़ी नहीं, बिकॉज इसी में इतना ज्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट शो हो रहा था मेरे को, तो मैंने कहा हटाओ फिर ठीक है, इतना ही चलता है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि जब आपने 2022 की प्रिपरेशन आपने करी थी तो उस टाइम आपकी नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ अच्छी थी, आपकी रैंक भी 500 के अराउंड आपकी रैंक आई,
लेकिन आपको लगता है कि उस टाइम आपकी प्रैक्टिस या फिर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी सी उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, आपने वो चीज आप बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक हाँ है। तो फिर आपने जब रिजल्ट आया तो आपने 2 महीने आपने थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएशन किया, और फिर एनालिसिस के बाद में आपको लगा कि हाँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, मुझे सिर्फ उस चीज की जरूरत है, राइट। हाँ सर। ओके, तो फिर आपने जब गेट 2023 के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिकली टेस्ट सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन चीजों के ऊपर आपने पूरा फोकस किया 1 साल तक। हाँ ओके, आपने एक और चीज मेंशन करी कि आप नेगेटिव जो थॉट्स थे उनको आप पॉजिटिव थॉट्स से आप उनको उनको दबा रहे थे, तो वो आपने कैसे किया, हाउ टू डू दैट? सर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेल्फ एवेल्युएशन तो मैंने अपनी जो 22 वाली प्रिपरेशन मैंने चालू की थी तभी से चालू कर दिया था। बिकॉज मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स का यही होता है कि रोट लर्निंग करके या फिर एग्जाम के 2-3 दिन पहले बैठ के पढ़ लो और फिर एग्जाम निकाल लो, हो गया काम अपना। तो मैंने भी 12th तक वही किया, फिर कॉलेज में भी 3rd ईयर तक वही सब किया है। तो उससे क्या होता है कि आप निकाल तो लेते हो, बट एक्चुअल में आपको कुछ माइंड में समझ आता नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हो या कहाँ ये यूज होना है आगे जाके। तो फिर वही 22 वाले प्रिपरेशन पे स्टार्ट से पहले मैंने बैठ के सोचा कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे गेट नहीं निकलने वाला। अपन को वो अपनी स्टडी हैबिट्स ही पूरी बदलनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने इधर उधर रिसर्च पेपर्स पढ़े, फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग वीडियोस डालते हैं कि क्या राइट स्टडी हैबिट्स वगैरह है, कैसे आप कर सकते हैं। तो वो सब पहले मैंने स्टडी किया, फिर फाइनली अपना पूरा जो मेरा हैबिट था 3-4 घंटे 3-4 दिन पहले पढ़ने का, या फिर जो ग्रास्पिंग वे ऑफ ग्रास्पिंग भी होता है कॉन्सेप्ट्स को, वो भी थोड़ा बहुत चेंज किया। तो फाइनली स्टडी हैबिट्स को पूरा चेंज करते हैं और उसी समय मैंने एक्चुअली मेडिटेशन भी चालू कर दिया था। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट होता था वीक में 4-5 दिन बस। तो उसमें क्या है कि मेरी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई थी कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं अवेयर हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ तो मैं अवेयर हूँ कि कहाँ गलत हो रहा है, तो मैं उसी को तुरंत पकड़ के और फिर चेंज कर सकती थी। तो मेडिटेशन के थ्रू मैं अवेयर थी। तो अगर कोई नेगेटिव थॉट भी अगर आ रहा था तो अब उसमें भी अवेयर हो जा रही कि ओके ये तो नेगेटिव थॉट आ रहा है कि गो क्लासेस का ये जो टेस्ट है बहुत ज्यादा टफ है, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा से कुछ होगा नहीं, अब तो गया गेट मेरा खत्म, सेकंड ड्रॉप में वो भी। फिर मैं बोला नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन मुझे अभी दिख गया, ना कि पेपर में। मैं इसी को अभी से अपना नॉलेज गैप कवर कर लेती हूँ और इसी को अभी पूरा कर लेती हूँ, अ, ताकि अगर कल को पेपर में आता है तो मैं आराम से इसको कर सकती हूँ। तो मतलब ऐसे 2-4 पॉजिटिव थॉट्स, लाइक एक तो यही वाला कि अच्छा हुआ अभी दिख गया, बाद में नहीं दिखा। एंड देन फिर उसके बाद कि ठीक है, अगर टफ है तो क्या हुआ, अपने पास बैकअप है ना, 521 आ गया है, अपन आरए में निकाल लेंगे। राइट। तो जब आपकी 2022 के अंदर आपकी रैंक थी, तो उस टाइम आपने सोचा नहीं कि चलो मैं अप्लाई कर लेती हूँ आईआईटी, आईएससी, आरए, जो एमटेक आरए है उसके लिए, या एमटेक रिसर्च के लिए अप्लाई कर लेती हूँ, क्या पता इंटरव्यू के अंदर हो जाए। क्योंकि तान्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहुत स्टूडेंट्स जो मेरे मेरे साथ में मेरे क्लासमेट्स थे, तो उनकी रैंक कितनी थी, 500-600 रैंक पे थे वो, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू था वो क्रैक किया। एमटेक रिसर्च का इंटरव्यू आईआईएससी के अंदर, या फिर एमटेक आरए का इंटरव्यू आईआईटीज के अंदर, तो उन्होंने क्रैक किया और दे जॉइंड। सो और तो वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आया है, या आपको अवेयरनेस नहीं थी? अवेयरनेस नहीं थी सर, मतलब जब मुझे पता चला उसके जस्ट एक दिन पहले ही एप्लीकेशंस बंद हो गई थी आरए वाली। तो इस लाइक कि ठीक है चलो, वैसे भी मुझे करना तो है ही फिर से गेट, तो अपन ट्राई मारते हैं, अदरवाइज आरए तो अपने लिए है ही, मतलब इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से है माइंड में कि निकाल लेंगे इंटरव्यू। अच्छा, तो जब आपको अवेयरनेस नहीं थी, और तो उस टाइम आपको जब रिजल्ट आया, आपने अपनी रैंक देखी, 521 आपकी रैंक, राइट। तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या था कि मतलब इस रैंक पे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ दिमाग में था कि यार इतनी अच्छी रैंक आ गई फिर भी मतलब कुछ नहीं है मेरे लिए? नहीं सर, उस वक्त मतलब 521 रैंक पे आईआईटी हैदराबाद वगैरह तो मिल ही जाता, इतना पता था मुझे। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी मेरे को कॉल लेटर आ गया था, मतलब लाइक सीट ऑफर हो रही थी।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे आईआईएससी चाहिए, मेरे को वहीं जाना है, मतलब लाइफ में एक बार तो बेटर कॉलेज, मतलब इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ना है मुझे। तो लाइक देखे क्या है वहाँ पे ऐसा कुछ, तो इसलिए मेरे को हटा दिया बाकी सारे क्वेश्चन साइड में। मैंने कहा चलो इस बार भी प्रिपरेशन करते हैं फिर से। ग्रेट। तो फाइनली आप इस साल आप आईआईसी बेंगलोर आप जाओगे? हाँ पक्का सर। डिसाइडेड है? कुछ एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईसी बेंगलोर क्या लेना है? नहीं सर, एम्बिग्यूटी तो बिल्कुल नहीं है, मेरे को आईआईसी बैंगलोर ही चाहिए है। अब देखते हैं 20 मई को, मतलब जैसे भी लेटर, ऑफर लेटर आता है तो। मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और तो आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, आपने बोला कि आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये गो क्लासेस का टेस्ट तो हार्ड है, टफ है। ठीक है, उसके बाद में मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के लिए, वो कैसा था? सर ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने शिवाशीष का भी इंटरव्यू देखा था, तो वो भी बता रहा था स्टूडेंट्स को कि टफ है, तो मत ऐसे डिमोटिवेट हो। मतलब मैं भी यही बोलूंगी कि टफ है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने पूरा जो 3 वॉल्यूम्स है पीवाईक्यूज के वो सॉल्व करके आई हूँ। और उसमें ना सिर्फ ऐसे मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन थे, जैसे मिक्स सब्जेक्ट वाले थे, जिनमें मेरे को मतलब लाइक एक था जिसमें टीओसी और फंक्शंस, डिस्क्रीट मैथ्स का, ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन बना था। 2019 का क्वेश्चन था वो, बाइजेक्टिव, हाँ उसने कुछ बाइजेक्टिव फंक्शन उन्होंने हाँ डिफाइन हाँ किया था, राइट? हाँ। हम्म। तो उसका फिर मुझे लगा मुझे ऐसे क्वेश्चन चाहिए, मतलब जिससे थोड़ा मेरे को फील होए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ रहा है। बिकॉज यूजुअली होता क्या है कि आप जब AIR 1 एम करके उस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तभी तो अंडर 100 आएगी। तो क्वेश्चंस भी मतलब गो क्लासेस के फाइनली अच्छा है, लकीली मैंने खरीद लिया, सामने दिख गई थी कि अच्छा ये भी है तो चलो ट्राई मार के देखते हैं। तो लकीली मैंने ले लिया, क्योंकि उस कारण से ही मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है काफी इम्प्रूव हो पाया है। अदरवाइज तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और टेस्ट सीरीज, मतलब एक दो और जो मैंने ली थी, उनके यहाँ पे ऐसा टफ क्वेश्चंस थे जिससे मेरा लेवल इम्प्रूव हो पाता। एंड 21 और 22 के गेट में भी मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो मिक्स सब्जेक्ट से थे, लाइक 2-3 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करके एक क्वेश्चन बनाया था। तो वो सब आप एकदम उसी समय तो दिमाग में आएगा नहीं, ये तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखे होगे तभी आएगा। और पीवाईक्यूज में ज्यादा ऐसे नहीं है, लाइक काफी कम है। तो गो क्लासेस से ये काफी ज्यादा फायदा हुआ था मुझे कि उसमें टफ क्वेश्चंस थे, दैट मेड मी क्वेश्चन कि आखिर करते कैसे हैं ये क्वेश्चंस, मतलब क्या ट्रिक लगानी पड़ती है कि लोग यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे टॉप कर लेते हैं इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगा के। तो फिर फाइनली मैंने बैठा, समझा, पढ़ा, तो मेरे को समझ में आया कि ठीक है, क्वेश्चन दिख बहुत बड़ा सा पहाड़ रहा है, बट अंदर वो सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, बहुत इजी सा, जो आप देख के मतलब पढ़ के आए हो कौन। तो आपको बस कुल मिला के प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओ। अगर आप समझ गए तो फिर आप सॉल्व कर लोगे। और फिर वो चीज इम्प्रूव करने के लिए मुझे फिर जो आपका कंबाइंड गो क्लासेस एंड गेट ओवरफ्लो वाला टेस्ट सीरीज है, तो वो चीज आप लोग प्रोवाइड कर पाए थे, तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच। तो तान्या, मैं आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि जब हम कोई टेस्ट सीरीज का कोई टेस्ट बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं और सचिन, जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के लिए, तो उस टाइम हमें ये रहता है कि यार पीवाईक्यूज तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोल्व कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई टॉपर नहीं मिलेगा जो आपको ये बोलेगा कि मैंने पीवाईक्यू सोल्व ही नहीं किए, मतलब मैंने पीवाईक्यू देखे ही नहीं। तो आपको ऐसे कोई टॉपर नहीं मिलेगा। और पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे नए व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं वो ये तो सोल्व करते ही करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर हम उन्हीं का रेप्लिका अगर दें, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो उन्हीं के रेप्लिका दे दें, वैल्यू चेंज कर दें, तो फिर बेनिफिट कहाँ है? जो स्टूडेंट है उसका कहाँ बेनिफिट है? वो ऑलरेडी सोल्व करके बैठा है, उसके दिमाग में छपे हुए हैं सारे शेड्यूलिंग के हाँ क्वेश्चन, सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन, मतलब छपे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको 2-2 3-3 4-4 बार सोल्व करते हैं।
ठीक है, रिपीट कर करके सोल्व करते हैं, तो उनके दिमाग में आंसर ही छप जाता है, मेथड छप जाता है, उनको ये भी पता होता है कि अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ मिस्टेक होगी। ठीक है, तो सब कुछ उनके दिमाग में एकदम होता है ना, जैसे हार्ड कोडेड, तो वैसा कुछ हो जाता है। तो फिर हमारा ये जब हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, तो हमारा सिर्फ दिमाग में ये रहता है, टफ क्वेश्चन बनाना हमारा कोई मतलब ऐसा कोई एम नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि गेट के अंदर किस तरह से आता है। गेट के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से मान लो कि 20 क्वेश्चन तो होते हैं पिछले ही गेट पीवाईक्यूज के रेप्लिका। ओके, बाकी जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो न्यू क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इजी इजी न्यू क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं क्रिएटिव क्वेश्चंस, जिनके अंदर या तो मिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे, या फिर जिनके अंदर कुछ ऐसा कुछ नया डिफाइन कर देगा। जैसे आपको याद होगा एक गेट 2021 का क्वेश्चन था क्वालिटी स्कोर, एक उसने कुछ नई टर्म डिफाइन कर दी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो क्या करते हैं, कुछ नया डिफाइन करते हैं। तो जैसा गेट का पेपर आता है, उस गेट के पेपर के अंदर जिस तरह से होता है ना कि मतलब कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस की, हम वैसे कैटेगरी क्रिएट करते हैं गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के अंदर। तो हर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर हम 15 क्वेश्चंस अगर हम डाल रहे हैं, तो उनके अंदर 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर हम कुछ नया डिफाइन करेंगे कि लेट्स डिफाइन दिस न्यू टर्म। ओके, अब इस टर्म की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, अब आप एक काम करो, इसको समझो और सोल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है, स्टूडेंट की एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है। आप उस क्वेश्चन को उस टेस्ट के अंदर सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम टफ क्वेश्चन दें। हम तो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं, टॉप करें, लेकिन वो तब होगा जब स्टूडेंट इंप्रूव करे। वो तब होगा जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स वो इंप्रूव करे। अगर वो सिर्फ हम उनको खुश करने के लिए, मतलब अगर हम आपको एक ऐसा टेस्ट दे दें जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर सोल्व कर रखे हैं, जो आपके नोट्स में से आ रहे हैं, तो आप खुश हो जाओगे, आप क्योंकि आपके फुल मार्क्स आएंगे तो आप एकदम हैप्पी फील करोगे, लेकिन उस टेस्ट से आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। सो डू यू एग्री कि ऐसा कुछ कि कुछ नए क्वेश्चंस होने चाहिए, रेप्लिका ऑफ गेट क्वेश्चन, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेप्लिका अगर हम करते हैं, तो उससे कुछ खास बेनिफिट नहीं है। फिर भी हम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गेट के अंदर ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेप्लिका होते हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेप्लिका होने चाहिए, लेकिन बाकी क्वेश्चंस एकदम नए होने चाहिए। हाँ सर, आई डेफिनेटली अग्री कि होना चाहिए, टफ होना चाहिए। मतलब चीजें थोड़ी टफ होंगी तभी आप आपका जो अभी करंट लेवल है उससे आप ऊपर आ पाओगे। और मतलब जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आप फिर गेट में ऐसे अंडर 100 तो फिर आना मुश्किल है। बिकॉज इवेंचुअली वो जो 3-4 क्रिएटिव क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि उसमें 4-5 क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं गेट में, तो अब उनको अगर आप छोड़ दोगे तो मे भी किसी को बन गया, मतलब उस बंदे ने मेहनत की है, उसने अपना एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को पॉलिश किया अच्छे से, तो उसको तो बन गया, तो वो तो आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आपको भी AIR 1 चाहिए तो आप कोई भी स्टोन को ऐसे अनटर्न छोड़ नहीं सकते। तो या टफ तो होना चाहिए। लाइक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल अभी 20 है और आपका जो गेट है उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल 70 चाहिए, तो आपको 100 के ऊपर, मतलब 100 पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में 70 के उस पे परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, एंजाइटी हो रही है, या फिर अपन लेट हो गए तो उसके कारण कुछ इशू हो रहा है, या फिर उसी दिन अपना भी कुछ मेंटल डिस्टरबेंस है, या फिर तबीयत खराब है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक लेवल ऊपर मेहनत तो करनी पड़ती है। वो कुछ ऐसा एक कोट है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सा है कि प्रैक्टिस जो है वो आप थोड़ी मतलब एक टफ किसी टफ कॉम्पिटिटर के साथ आप प्रैक्टिस करो, ताकि फाइनली आप जो फाइनल जो चीज है, अब आप जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराओगे। तो कुछ ऐसा ही, तो आपको मतलब जो आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो टेस्ट सीरीज है गेट के अंदर, या फिर आपका चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, या जो भी है आपका जो वो आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करे, आपके स्किल्स को पॉलिश करे, जैसे आपने बताया। तो आप बार बार एक चीज मेंशन कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 1, तो आपका क्लियर था दिमाग के अंदर कि हाँ मुझे मतलब टारगेट, आपका टारगेट क्लियर था कि ऑल इंडिया रैंक 1 का ही टारगेट आप कर रहे थे।
मतलब मेरा ऐसा टारगेट वन एग्जैक्टली नहीं था कि मेरे को तो अब यही चाहिए है, बट मेरा था कि अगर मैं वन टारगेट करके उस हिसाब से प्रिपरेशन करूंगी तो ही सही रहेगा। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, मे बी मैं कोई सा टॉपिक छोड़ दूं, या फिर मतलब काफी होता है कि काफी लोग एक दो सब्जेक्ट या फिर काफी सारे टॉपिक्स, अरे ठीक है ये नहीं आने वाला, अपन छोड़ देते हैं, तो वैसे छोड़ के चले जाता है। मतलब मैंने भी क्या किया था, गेट 2022 में डिस्क्रीट मैथ्स में जो ग्रुप थ्योरी था, वो मैंने बस ऐसे ही रट लिया कि ठीक है एबिलियन ग्रुप है तो साइक्लिक, और मतलब अभी मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ, तो वो सब मैंने खाली रट लिया था कि ठीक है ये प्रॉपर्टीज है, ये ऐसा ऐसा होगा। एंड फिर वही क्वेश्चन जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा है, वही क्वेश्चन उस समय सामने फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब चार प्रॉपर्टीज दी थी और वही ग्रुप थ्योरी का ही था कि चार मतलब प्रॉपर्टी एमएसक्यू क्वेश्चन था जिसमें उसने अबेलियन ग्रुप की चार डेफिनेशंस थी, वो बेसिकली हाँ अबेलियन ग्रुप की चार डेफिनेशंस उसने चार ऑप्शंस के अंदर दे दी थी। हाँ बिल्कुल वही। एंड मैं उस समय इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी 22 वाले पेपर में कि ये मैं कल पढ़ के आई हूँ, बट स्टिल मुझे नहीं समझ में आ रहा है और ना ही मुझे याद आ रहा है, जबकि मैं एक दिन पहले ही पढ़ी थी। तो फिर फाइनली फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे ही लोग मतलब रैंक पीछे हो जाती है, इसलिए अब अपन एक भी नहीं छोड़ सकते। तो लेक्चर वाइज मेरे को ग्रुप थ्योरी नहीं समझ में आता था, तो फिर मैंने केनेथ रोजन से फिर पूरा जाके पढ़ा पूरा ग्रुप थ्योरी, एंड फिर फाइनली मेरे को समझ में आया। फिर मैंने वो क्वेश्चन फिर से पकड़ा कि अब बनेगा कि नहीं, एंड फिर जब बना देन फिर मैंने फाइनली सांस ली कि हाँ ठीक है अपन सही जगह पे चल रहे हैं, मतलब एक भी चीज नहीं छोड़ना। राइट राइट। तो तान्या, ओवरऑल आपने जो गेट की प्रिपरेशन है वो आपने कब आपने शुरू करी, आपका कब कब आपको मोटिवेशन मिला कि चलो यार गेट की प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं? आपको कब पता चला गेट का, मतलब स्टार्टिंग आपकी कैसे हुई? सर सबसे फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो मैं जीआरई के लिए बैठी हुई थी कि जीआरई देंगे जीआरई देंगे। देन आई वाज लाइक कि मतलब फिर काफी सारे लोग गेट के लिए कोचिंग वगैरह जाने लगे थर्ड ईयर से, और फिर मैंने भी कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, मे बी ये ज्यादा अच्छा हो। एंड फिर उस समय इतना सीरियस थी भी नहीं। देन फिर फाइनल ईयर में फिर एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि या तो तुम अब प्लेसमेंट ले लो या तो फिर तुम कोई एग्जाम क्रैक करने निकल जाओ। तो प्लेसमेंट तो मेरे को चाहिए था नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अपन गेट के लिए तैयारी करते हैं, बिकॉज एमबीए वगैरह तो अभी ऐसा सच मेरा मूड था नहीं। और गेट में क्या है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को लाइक इंटरेस्ट ही नहीं था जस्ट कॉज मैं 3 दिन पहले अगर पढ़ रही हूँ एग्जाम के, था इंटरेस्ट था। लाइक एल्गोरिदम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है, और फिर हाई स्कूल में फिजिक्स वगैरह वो सब मेरे को मजा आती थी पढ़ने में, बस मैंने कभी ध्यान लगा के इतना ज्यादा पढ़ा नहीं। तो ये तो आपका प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा क्यों? कोई पर्टिकुलर रीजन? सर क्योंकि मैंने सीनियर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इतना ज्यादा अच्छा स्किल्स वगैरह कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या कुछ में भी इतना बेटर स्किल्स था नहीं कि मैं कोई अच्छा पैकेज लाइक 5-6 लाख वाला ही बस कर पाती, इससे ज्यादा हाई लेवल पैकेज मैं नहीं कर पाती उस समय के हिसाब से, बिकॉज इतने स्किल्स मेरे पास थे ही नहीं। एंड मैंने कहा इस इतना तो मैं खाने में ही खत्म कर दूंगी, तो फिर मैं रहूंगी क्या। तो मैंने कहा नहीं इतने में तो नहीं चल पाएगा, मतलब एम अब अपना एम थोड़ा और ऊपर ही रखते हैं अपन, छोट थोड़े में सेटल नहीं हो। एंड प्लस ऑल्सो मेरा मानना है कि अगर अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते ही निकाल लो, बिकॉज फिर एक बार अगर ब्रेक आ जाता है तो ब्रेक के बाद फिर से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है पर हाँ थोड़ा सा ऐसा गैप फिल करना पड़ जाता है। राइट राइट। तो आपने बताया कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर आपकी कॉलेज से स्टूडेंट्स जो थे वो गेट की प्रिपरेशन करने लग गए थे। तो ये आपका कौन सा कॉलेज है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जब जिस कॉलेज से मैंने बीटेक किया है वहां पर गेट का कल्चर नहीं था। ठीक है। हम्म। मुझे लगता है कि जब मेरा जब गेट के अंदर मेरी जब रैंक आई और जब मैं आईआईएससी बेंगलोर गया, दैट वाज मतलब काइंड ऑफ रेयर। हमारी जो कॉलेज थी उसमें से ऐसा होना बहुत रेयर था। हम ऐसे सोचते थे कि यार कोई ऐसा कोई कोई सीनियर जो जिसने गेट की टॉप 100 रैंक लाया हो या आईआईटी आईआईएससी गया हो, ऐसे सीनियर्स थे लेकिन काफी रेयर थे। मतलब आप ऐसे उनको उंगलियों पे आप फिंगर्स के ऊपर आप उनको काउंट कर सकते हो कि हाँ दो चार थे। ठीक है। तो गेट का कल्चर नहीं था।
बहुत सारी ऐसी इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं, टीयर 3 कॉलेजेस है, जहां पर गेट का पता भी नहीं होता है स्टूडेंट्स को। वो जो अपॉर्चुनिटीज जो गेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टूडेंट को उनका कोई आइडिया नहीं है। स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मेरे को डिग्री मिल जाएगी, बीटेक की डिग्री ले लूंगा, लेकिन उसके बाद में क्या। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज का गेट का, मैं मानता हूँ कि जो गेट का जो नाम है वो खुद बताता है कि वो एग्जाम आपको क्या दे रही है। गेट का मतलब वो आपका दरवाजा खोल रही है अपॉर्चुनिटीज का। आप उसके बाद में आप आईआईटी जा सकते हो, आईआईसी बैंगलोर जा सकते हो, एमटेक कर सकते हो, आप एमटेक रिसर्च पीएचडी, आप ये इस फील्ड के अंदर जा सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हो। जैसे अभी हमारा जो स्टूडेंट है हाँ हिमांशु, उसने हाँ डीआरडीओ क्लियर किया, तो आप डीआरडीओ, बार्क, इसरो, इस तरह के एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स। या फिर आप पीएसयू की तरफ जा सकते हो, ओएनजीसी, आईओसीएल, बहुत सारी पीएसयूज हैं। तो और उसके अलावा भी कुछ फॉरेन कॉलेजेस हैं जो गेट के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं। तो मतलब बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो गेट जो है वो आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और उन अपॉर्चुनिटीज से लोग अवेयर नहीं है। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कॉलेज के अंदर किस तरह का कल्चर था, और कौन सी कॉलेज थी आपकी? सर मेरा यही होम टाउन में ही जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज था। सो वहाँ पे एक्चुअली टीचर्स खुद भी गेट एग्जाम अभी भी लिखने जाते हैं। मतलब जब मैं 23 वाले में गई थी तो मेरे को जिनने ओएस पढ़ाया था वो तक मुझे मिले थे कि ठीक है कैसा गया पेपर, तो लाइक ऐसा हाई हेलो किया था। तो वहाँ पे टीचर्स भी खुद गेट देने जाते हैं, वो बच्चों को भी लाइक बोलते हैं कि तुम लोग भी दो, काफी अच्छी चीज है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग के कॉलेज से भी बहुत सारे लोग निकालते हैं, बट हाँ निकालते हैं। हर साल कोई ना कोई अंडर 100 मिल ही जाता है। मतलब जैसे इस साल भी जो शिवांग है, देन फिर अनुजा साटी है, देन मैं हूँ। मतलब अभी करंटली नहीं पढ़ रही, बट काउंट कर लेते हैं कि हाँ जी इसी से। तो ऐसे 4-5 निकल ही जाते हैं हर तो साल। कल्चर था एक, बेसिकली एक जो कैंपस के अंदर वो एक एनवायरनमेंट आपका था, तो उसने भी आपकी काफी हेल्प करी। क्योंकि वो एनवायरनमेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट ही आपके कॉलेज का ऐसा है कि लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं लग रही, या उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, वो एकदम क्लूलेस हैं, आगे की कोई होप ही नहीं है। तो अगर आपके सीनियर भी ऐसे हैं तो फिर मतलब वो एक एनवायरनमेंट आपका एकदम थोड़ा बेकार सा हो जाता है। और तो अच्छी बात है कि आपका जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, आपके टीचर्स भी आपको काफी मतलब एक तरीके से मोटिवेट करते थे, वो आपको बेसिकली सही डायरेक्शन के अंदर आपको गाइड कर रहे थे। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, आपके टीचर्स भी अवेयर थे। सो हाँ इट इज वेरी गुड। तो तान्या, आपका आप कंसिस्टेंट थी, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी थी अपनी गेट की जो प्रिपरेशन है? आपने ओवरऑल बेसिकली 2 साल आपने प्रिपेयर किया। पहले साल आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इंप्रूव करी, अच्छी आप रैंक लेके आए, 521 रैंक लेके आए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने पूरा प्रैक्टिस को और टेस्ट सीरीज को दिया। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी कैसी थी इन 2 साल के अंदर? किस तरह से आपका जो ग्राफ है कंसिस्टेंसी का वो कैसे ऊपर नीचे जा रहा था? सर देखा जाए तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 2 इयर्स नहीं है, बिकॉज ठीक है जून 21 से मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो जून 21 से तो मेरा था ही लगातार गेट 22 तक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 4-5 महीने का ब्रेक ले लिया था 22 से। फिर मैंने फाइनली बैठ के इधर उधर की क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बढ़ाए और सब, उस पे भी रिसर्च पेपर्स है। तो उस पे भी फिर मैंने 2-4 मतलब 2-4 नहीं 1-2 पढ़े बस। कि मतलब यूजुअली लोग क्या करते हैं ना कि जो सरफेस पे लिखा हुआ है, वर्डिंग्स लिखी हुई है, लोग ना वो वर्डिंग्स पकड़ के और फिर उससे कोरिलेट करने लग जाते हैं क्योंकि ये वर्डिंग्स हैं तो फिर अपन ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो उसको सरफेशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, जितना मुझे याद है। तो वो सब मैंने फाइनली फिर किया कि ठीक है अपन इन सबको हटाएंगे, सब इससे फाइट बैक करेंगे। तो 1.5 साल। एंड रही बात कंसिस्टेंसी की, तो लास्ट ईयर तो इतना ज्यादा मैं कंसिस्टेंट थी ही नहीं। मतलब बहुत गैप, और घर में शादी वगैरह, मेरी बड़ी बहन की शादी, मतलब लाइक कजिन में थे बट ठीक है। तो वो सब में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। एंड फिर जनवरी में मुझे ओमिक्रॉन हो गया था। तो 1-1.5 हफ्ता तो मैं जान में ऐसी पड़ी रही। एंड फिर उस समय पॉजिटिव माइंडसेट ना होने के कारण मैंने छोड़ दिया था। लास्ट लास्ट में जान में मैंने छोड़ दिया कि यार अब तो हो ही नहीं पाएगा। बट स्टिल वन ऑफ माय फ्रेंड्स केप्ट सेइंग कि तुमने साल भर से मेहनत की है तो अभी ज्यादा कुछ नहीं तो मॉक टेस्ट तो देती रहो।
तो मॉक टेस्ट देती रही एंड फिर इस साल जब मैंने अराउंड अगस्त सितंबर फिर से प्रिपरेशन चालू करी, तो इस साल मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। मतलब व्हाट आई फील कि अगर आप पूरे दिन में 1-1.5 घंटा भी पढ़ ले रहे हो तो अपन उसको कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं कि हाँ कंसिस्टेंट है अपन। तो मैं वीक में 6 दिन पढ़ती थी, एक दिन मेरे को गैप चाहिए रिचार्ज होने के लिए, मेरे जो भी मैं करती हूँ रिचार्ज करने के लिए, तो वो करती थी। बाकी के 6 दिन में भी किसी दिन 5-6 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन ज्यादा नहीं है तो 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि 65 पेपर में आते थे, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी किसी दिन तो जैसे एक गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में एक वो आया था क्वेश्चन मल्टी लेवल पेजिंग का, तो अब मैं यहाँ पे मल्टी लेवल पेजिंग में मेरा पूरा दिन एक ही क्वेश्चन में गया कि ये क्वेश्चन में ये आंसर आया कैसे, मतलब कहाँ से हार आया है। तो उसमें एक्चुअली क्या था कि मल्टी लेवल पेजिंग में अपन क्या करते हैं कि जो इनर मोस्ट है उसको अपन पूरा का पूरा एक पेज में फिट करने की कोशिश करते हैं, बट वो एक्चुअल में वर्स्ट केस सिनेरियो चलता है। बट यूजुअल में होता क्या है कि आप जरूरी नहीं है कि अपन पूरा भर रहे हैं, हाफ भी भर सकता है या फिर अलग अलग पेजेस, मतलब जाके देखेंगे उसमें तो बहुत सारे आते हैं। तो पूरा एक दिन तो उसी में हो गया, बट फाइनली जब एट द एंड मेरे को समझ में आ गया वो एक क्वेश्चन कि हाँ ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन को फुल पूरा पेज भरना है, उसमें अगर क्वेश्चन में दिया है कि नहीं हाफ भरना है तो अपन वो भी कर सकते हैं। तो फाइनली फिर वो दिन तो पूरा एक क्वेश्चन में निकला था, तो उसको पे मैं कंसिस्टेंट मानती हूँ कि एटलीस्ट मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में या उस फील्ड में वर्क किया, भले ही 1 घंटे किया बट किया। वो मल्टी लेवल पेजिंग का तो खैर काफी पॉपुलर मतलब मिसकंसेप्शन है। बहुत मतलब हाँ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को वो मिसकंसेप्शन है। इवन बहुत सारे टीचर्स को भी वो भी गलत पढ़ाते हैं। तो बहुत पॉपुलर एक क्वेश्चन है मल्टी लेवल पेजिंग का। 2006 के अंदर आई थिंक एक क्वेश्चन भी है, शायद आपको याद होगा, जिसके ऑप्शंस हैं 24 24 24 हाँ 24 25 26, कुछ ऐसा सा मतलब एक क्वेश्चन भी है। उसके बाद में एक 2021 के अंदर भी एक बनता। क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर एक मल्टी लेवल पेजिंग का क्वेश्चन है। आपको मेरा आंसर भी गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट पे आपको मेरा आंसर भी मिलेगा, काफी डिटेल्ड आंसर मैंने लिखा है। मैंने वेरिएशंस भी लिखे हुए हैं कि, तो बेसिकली उसके अंदर मैंने ये भी बताया कि मिसकंसेप्शन एग्जैक्टली क्या है। लोगों को लगता है कि मल्टी लेवल पेजिंग मतलब क्या, कि अगर पेज टेबल की साइज अगर पेज की साइज से अगर ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब चलो इसको चॉप 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 कर दो इसको, ठीक है। तो वो ऐसा है नहीं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी पेज टेबल की साइज अगर आपकी फ्रेम की साइज से अगर ज्यादा भी जा रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मल्टी लेवल पेजिंग के लिए जाते हैं टू सेव द स्पेस। अब वो स्पेस कैसे सेव करते हैं वो एग्जैक्टली लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता, ठीक है। उन्होंने रट रखा है कि हाँ चलो हम ऐसे चॉप चॉप करेंगे, फिर कुछ पेजेस को हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रख देंगे तो इससे स्पेस बच रहा है। उनको लगता है कि इस तरह से स्पेस सेव हो रहा है, जबकि स्पेस इस तरह से सेव नहीं हो रहा। आप करके देखना, आप काफी स्टूडेंट्स को आप पूछ के देखना कि मल्टी लेवल पेजिंग स्पेस को सेव कैसे कर रही है, तो वो आपको बोलेंगे कि मल्टी लेवल पेजिंग कर दी, अब हर लेवल की हर लेवल का एक पेज मेन मेमोरी में रख दो और बाकी सारे पेजेस को हार्ड डिस्क में रख दो, तो इससे स्पेस सेव हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट रीजन नहीं है। स्पेस सेव होने की एक कंप्लीट एक डिफरेंट एक, चलो वो तो एक टेक्निकल डिस्कशन हुआ। लेकिन यस यू आर राइट, मतलब इस तरह के जो कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं इनके अंदर हम कभी कभी हम एक दिन दो दिन भी अपना निकल जाता है, क्योंकि पहले तो हमें अपने जो नॉलेज, जो हमारी प्रीवियस जो गलत जो नॉलेज है, पहले हमें उसको हटाना है दिमाग से। फिर उसके बाद में करेक्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। तो कभी कभी ये जो चीज है ये टाइम ले लेती है। आपका जैसे एक दिन लगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था, सेम जो 2006 का जो मल्टी लेवल पेजिंग का क्वेश्चन था, उसके अंदर उस क्वेश्चन को समझने के लिए, मतलब मेरी जो गलत अंडरस्टैंडिंग थी उसको खत्म करने के लिए, पहले मेरे को गलत जितने भी कॉन्सेप्ट एक तरीके से मैं जितने भी पेजेस थे मल्टी लेवल पेजिंग के, मेरे नोट्स के अंदर जितने भी पेजेस थे जहां पे सब कुछ गलत पढ़ा है और का, पहले तो मैंने उन पेजेस को फाड़ा, ऐसे क्रॉस किया कि यार ये क्या कचरा पढ़ा रखा है मेरे को, ये पहले तो मैंने उसको पूरा क्रॉस किया। फिर मैंने अर्जुन सर का आंसर पढ़ा, जो 2006 का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन पढ़ा, कमेंट्स पढ़ी, अर्जुन सर का आंसर पढ़ा। तब जाके पता चला अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मैं तो बहुत ही इजी तरीके से मल्टी लेवल पेजिंग सोच रहा था कि हाँ बस ऐसे ऐसे कर लो हो गई। हाँ तो फिर उस चीज के अंदर मेरे मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन या 3 या 4 दिन निकल गए। लेकिन
मैं काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। मेरे को ऐसा हो रहा था जैसे बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा एक होता ना दिमाग में से कचरा जो था, जो गलत गलत कॉन्सेप्ट्स का जो कचरा था वो निकला है फाइनली। कुछ अच्छा समझ में आया मेरे को, और काफी एक सेटिस्फेक्शन फील हुआ था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। हाँ तो मतलब ये तो सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट है, वो तो सही में बहुत सही है। मतलब एक क्वेश्चन भी अच्छा तगड़ा सा सॉल्व कर लो तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ कुछ तो अच्छा सीखा मैंने आज। ऐसा कुछ आपको गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में अभी भी हो कि यार वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब जब मैंने वो क्वेश्चन वो आपने सोल्व किया ना किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने उसका एनालिसिस किया तो आपको एकदम वाओ कि यार क्या मतलब वाओ, अच्छा क्वेश्चन था, या कुछ ऐसा कोई वाओ क्वेश्चन था? सर वाव क्वेश्चन तो मेरे लिए काफी सारे थे। लाइक इवन कंपाइलर डिजाइन में भी एक था जो कि काफी अच्छा वाव टाइप का क्वेश्चन था। तो बट मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का ही एक क्वेश्चन है जो माइंड में बैठा हुआ है कि पूरा राउटर्स का नेटवर्क बना हुआ है और फिर उसके बाद उसमें मतलब कुल मिला के सिंपल ये था कि कितने राउटर से होके मैसेज जाएगा, मतलब फाइनली जब स्टेबलाइज हो जाएगा नेटवर्क। तो मैं उस समय तो एकदम मेरा माइंड एकदम ऐसे होगा कि ये इतना सारा टफ क्वेश्चन यहाँ पे आया कैसे। फिर उसके बाद फाइनली मैंने इसका सोल्यूशन देखा कि ये ऐसे ऐसे इधर से चला जाएगा, हो गया दो। तो मैंने कहा ये क्या है। तो फाइनली फिर मैंने बोला कि नहीं, टफ क्वेश्चंस भी इवेंचुअली में टफ खाली वर्डिंग से हैं। वो आपका मतलब इतना तो क्रिएटिविटी माइंड में होना चाहिए कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको अप्लाई कर पाओ। तो गो क्लासेस वाली टेस्ट सीरीज में ये सारे ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे काफी सारे मिले, एंड काफी सारे ऐसे भी थे जो मेरे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे वो शेड्यूल वाला कि अगर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, राइट। सॉरी सीरियलाइजेबल वाला वो कि एक वो मुझे शायद वो एआईएमटी के अंदर डाला था हमने, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर हमने वो क्वेश्चन रखा था। मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज सेम एज सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता कि सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। और तान्या मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन हमने दिया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर हमने दिया। अब उस मॉक टेस्ट को 800 या 900 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, और उस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफी मिसकंसेप्शन है। जो गो क्लासेस के स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो वो क्वेश्चन ओके था, क्योंकि उन्होंने तो क्लास के अंदर लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि डिफरेंस क्या है, उन्होंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन जब वो टेस्ट सीरीज के अंदर हमने वो क्वेश्चन दिया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में, तो अब वहां पे कमेंट्स आ रहे थे कि इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, ये तो गलत है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी सीरियलाइजेबिलिटी जैसा होता है, मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, मेरे टीचर ने बोला था। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, फिर भी लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, तो फिर फाइनली मुझे स्क्रीनशॉट्स डालने पड़े। उलमान जो एक डीबीएमएस की जो बुक है काफी पॉपुलर, उलमान उलमान की सारी बुक्स जो होती हैं वो काफी एक ब्रिलियंट होती हैं। तो फिर मैंने उलमान का स्क्रीनशॉट डाला, वो क्वेश्चन भी उलमान से ही था बाय द वे। तो वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था जिसका आंसर था कि ये जो शेड्यूल है ये सीरियलाइजेबल है, लेकिन ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। और वो क्वेश्चन उलमान का ही क्वेश्चन था। फिर मैंने लिंक भी दिया कि देखो ये जो क्वेश्चन है ये उलमान से ही लिया हुआ है, और इसका सॉल्यूशन उलमान के अंदर दिया हुआ है, और उन्होंने लिखा हुआ है, उलमान ने ये लाइन लिखी हुई है कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और सीरियलाइजेबिलिटी दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल है लेकिन व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। तो वो कन्विंस करने के लिए मुझे आप कभी या तो आपने चेक कर लिया होगा या फिर उसको आप आंसर को चेक करना। उसके अंदर मैंने उलमान का पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, और भी दो तीन काफी मतलब स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के मैंने लिंक्स मैंने दिए हैं, ताकि तब जाके फिर स्टूडेंट्स के कमेंट चेंज हो गए। फिर उनके कमेंट आए कि सर फाइनली हमें कुछ सही सीखने को मिला है। इतने दिनों से मतलब हम कुछ भी सीख के बैठे थे, कुछ पता ही नहीं था कि सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल में फर्क क्या है। और तो इस तरह के कमेंट्स आए थे, तो वो क्वेश्चन काफी पॉपुलर हुआ था। मुझे याद है कि बाकी जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर ऐसे थे कि 200 व्यूज, और उस पर्टिकुलर डीबीएमएस के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर 900 व्यूज पहले ही दिन में। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है वो सब देख रहे हैं, 800 900 व्यूज तक वो पहुंच गया था वो क्वेश्चन। तो तब मैं समझ गया कि ये इतने व्यूज इसलिए नहीं आए कि वो क्वेश्चन की कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो व्यूज इसलिए आए हैं क्योंकि उस क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन हटा दिया।
स्टूडेंट्स को पता चला कि करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्या पढ़ के बैठे। तो ऐसा मतलब कभी कभी मेरे सामने भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से मेरा कोई मिसकंसेप्शन क्लियर होता है, तो काफी एक अच्छा लगता है और वो याद रहता है। वो ऐसे याद रहता है कि यार वो एक क्वेश्चन था, उसने मतलब मेरा पूरा मिसकंसेप्शन क्लियर कर दिया। हाँ तो ऐसा आपका ओवरऑल मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस आपका गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज में था? हाँ सर, मतलब काफी सारे मिसकंसेप्शंस हटे हैं। इवन कंपाइलर डिजाइन्स में मेरे को लगा था कि मिसकंसेप्शन उसमें होगा ही नहीं, मतलब क्या है, बस ऐसे ऐसे टेबल बनाओ, ऐसे ऐसे ग्रामर बना लो, बट उसमें भी मिसकंसेप्शन से पता नहीं कैसे। तो फाइनली वो भी हटे। मतलब काफी सारे ऐसे थोड़ा लेवल इंप्रूविंग वाले या फिर काफी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हटाने वाले क्वेश्चंस थे। देन फिर उसके बाद जो आप लोग का डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, वाह, मतलब यूजुअली मेरे को ये लगता है ना कि अपन को अपनी मेंटल एनर्जी थोड़ा कंजर्व करके रखनी चाहिए, बिकॉज अगर अपन अभी बात भी कर रहे हैं तो मेंटल एनर्जी लग रही है, एंड अगर आप कंजर्व करोगे तो उसको थोड़ा आप अपने पढ़ाई में और कैसे इम्प्रूव करें उन सब में आप थोड़ा दिमाग मार सकते हो। तो मेरा ये था कि मैंने सारा सोशल मीडिया हटा दिया था, सिर्फ टेलीग्राम था, वो भी जस्ट कॉज ये गो डिस्कशन ग्रुप के कारण। बाकी व्हाट्सएप इंस्टा सब हटा के रखी थी मैं। एंड जो ग्रुप था वो भी मेरे को ऐसे जितना खोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज जो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है उसी में लोगों के कमेंट्स या फिर लोगों के थॉट प्रोसेसेस पढ़ के ही मेरे को लग जाता था कि ठीक है, मेरा ये थॉट प्रोसेस इधर इधर गलत था, राइट कॉन्सेप्ट ये है। तो फिर मैं वहां पे अपने आप को क्वेश्चन करके कि ठीक है, मैं इधर क्यों नहीं सोच पाई ऐसा, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, तो कहाँ गलत हो गई। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस में मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे जो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है काफी हेल्प किया था। तो जो गेट ओवरफ्लो का जो प्लेटफॉर्म है, वो पिछले शायद मेरे ख्याल से 10 साल से एक मैंडेटरी प्लेटफॉर्म बना हुआ है गेट कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स के लिए। तो ओवरऑल आपने उसका कैसे यूज किया? जैसे जो गेट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, आपने बोला कि आपने हार्ड कॉपी ऑर्डर करी थी गेट ओवरफ्लो की, जो तीनों जो बुक्स थी, हम्म। जो तीनों जो वॉल्यूम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 3। तो आप बेसिकली आप क्योंकि हार्ड कॉपी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप कोई क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा करते थे कि हर क्वेश्चन के अंदर जो कंप्लीट जो डिस्कशन था गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट के ऊपर, जितने भी आंसर्स हैं, कमेंट्स हैं, क्या आप वो पढ़ते थे? किस क्वेश्चन के लिए पढ़ते थे, किस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ बेस्ट आंसर पढ़ के आप ठीक है आपका काम चल जाता था? सर मतलब हर क्वेश्चन के लिए पढ़ने अगर मैं जाऊंगी तो पूरा टाइम उसी में वेस्ट हो जाना है, बिकॉज बहुत सारा, कभी कभी लंबी चेन बन जाती थी कुछ कुछ क्वेश्चंस में। तो मैं यूजुअली क्या करती थी कि अगर क्वेश्चन सही है और अगर मुझे उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में काफी टाइम लगा है, तो मैं फिर डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे जाती थी उस क्वेश्चन के लिए कि मे बी इसका कोई शॉर्टर वे हो सॉल्व करने का। अगर नहीं है, जो जिस मेथड से मैंने किया वही मेथड से वहां पे भी सॉल्व हो रखा है, तो फिर मैं हटा देती थी। बट अगर मेरे को कोई बेटर सॉल्विंग मेथड मिल जाता था कभी कभी, और कभी कभी नहीं मिलता था। अब अगर क्वेश्चन गलत हो गया है और अगर पीछे जो सॉल्यूशन दिया है उसमें ही मेरे को फील आ जाती थी कि नहीं, ये सेंस क्रिएट कर रहा है, लाइक कॉमन सेंसिकल लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो अगर उधर ही समझ में आ गया तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो चलो प्लेटफॉर्म पे अपन पढ़ते हैं कैसे क्या हो रहा है। बट इवेंचुअली वहां पे तभी पढ़ना छोड़ती थी प्लेटफॉर्म पे कि जब लगने लगे कि हाँ, ये प्रॉपर चीजें फिट हो रही है, प्रॉपर लॉजिकल चेन बन रही है। एक तान्या, एक कभी कभी आपने जैसे एक ये व्यू व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वर्सेस सीरियलाइजेबिलिटी वाले क्वेश्चन का आपने एग्जांपल दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जहां पर स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्शन होते हैं, कुछ गलत वो पढ़ के बैठे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि उनका जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सीख रखा है वो गलत है। इसको एक्सेप्ट करना भी उनके लिए बहुत गलत होता है। उनको बेसिकली वो एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं कि हाँ, मेरे टीचर ने मेरे को ऐसा पढ़ाया था, मेरे नोट्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तो यही सही है। ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ में होता है, वो बेसिकली फिर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि कहीं हो सकता है मेरे नोट्स के अंदर गलत हो सकता है मुझे कोई मिसकंसेप्शन हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर, आपको आपको क्यों ऐसा लगा कि जो सॉल्यूशन गो क्लासेस ने जो दिया है
वो करेक्ट है, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट जो गो क्लासेस ने जो आंसर के अंदर लिखा है, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो करेक्ट है और मेरे नोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो गलत है? मतलब आपको क्यों ऐसा लगा कि आपका मिसकंसेप्शन था वो, आपको क्यों ऐसा लगा? सर मतलब एक चीज तो मैंने एक्सेप्ट कर ही ली थी कि नॉलेज गैप्स होते हैं, वो अब अपनी ड्यूटी बनती है उनको पकड़ के और फिर खत्म करना। तो ये तो अगर अपन कोई चीज को लेके बैठ गए कि नहीं ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है, तो वो तो फिर आपका, आप अपना ही उसमें नुकसान कर रहे हो। तो थोड़ा ओपन माइंडेड तो रखना ही पड़ता है। एंड प्लस जब वो उल्मन वाला प्रॉपर पूरा आंसर दिया, एंड फिर उसके बाद एक और था जिसमें स्क्रीनशॉट में वेन डायग्राम बना हुआ था कि जिस टीचर ने पढ़ाया है वो टीचर खुद बोल रहा है कि जो सीरियलाइजेबिलिटी है उसका इतना बड़ा सर्कल है और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी थोड़ा छोटा है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है उधर भी कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, ये वही क्वेश्चन है। तो फिर मैंने कहा हाँ ये पॉइंट तो सही है। देन आई वाज लाइक कि ठीक है अपन थोड़ा सा और रीड करते हैं इसमें, एंड फिर आई वाज कन्विंस्ड कि हाँ अब जब जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसी में अगर ऐसा लिखा है तो अब अपन क्या ही करेंगे। वो एनपीटीएल का स्क्रीनशॉट था बाय द वे। वो जो आप स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हो ना, जिस प्रोफेसर का एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला था, उसके एक प्रोफेसर हैं डीबीएमएस के प्रोफेसर एनपीटीएल के ऊपर, शायद मेरे ख्याल से आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं वो। और उनका वो स्क्रीनशॉट मैंने डाला था जिसके अंदर कि सीरियलाइजेबिलिटी का सर्कल बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो वो स्क्रीनशॉट मैंने डाला था और उस स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने बेसिकली मतलब पूरा लिंक भी मैंने दिया था कि अगर आप चाहो तो वो जो एनपीटीएल का जो वो जो लेक्चर है वो भी आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं बस आपको एक चीज बताना चाहता हूँ थोड़ा सा प्राउड के साथ कि गो क्लासेस के अंदर हम जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्क्रीनशॉट्स के साथ ही पढ़ाते हैं, कि हम स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। मतलब हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो लेक्चर वो एनपीटीएल का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी हम आपको पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ा देंगे कि हाँ सीरियलाइजेबिलिटी वाले वो सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बीच का जो गैप है उसके अंदर किस तरह के शेड्यूल्स आते हैं, तो उसके भी एग्जांपल्स हमने काफी दिए हुए हैं हमारे लेक्चर्स के अंदर। लेकिन सिर्फ जो नॉन गो क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गो क्लासेस के लेक्चर से नहीं पढ़ा है उनको कन्विंस करने के लिए फिर हमें उनको मल्टीपल स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के लिंक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ताकि वो अब उस टाइम भी पता है उतने स्क्रीनशॉट देखने के बाद कि एनपीटीएल का स्क्रीनशॉट देख लिया, उलमान का क्वेश्चन था वो, तो मतलब उसमें तो हमारा वो क्वेश्चन बनाया ही उलमान ने था, उसने सॉल्यूशन भी उलमान ने दिया, क्वेश्चन भी उलमान ने दिया, तो उसमें हमारा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी इतने स्क्रीनशॉट के बाद, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट था उसके बाद भी, इतनी सारी चीजों के बाद भी आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं 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 ये सब फालतू है, मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो मैंने जो पढ़ा है वो सब कुछ सही है, ये सब गलत है। तो ऐसा फिर भी होता है ऐसा, ये मतलब थोड़ा हमें भी अजीब लगता है कि थोड़ा तो सोचो, मतलब इतनी क्या। लेकिन एनीवे फिर भी ऐसा होता है, तो इट्स गुड, मतलब आप जो जिस तरह से आप एकदम ओपन माइंड होके आप बोल रहे हो कि हाँ जहां पे भी मेरे को लगता था कि हाँ मिसकंसेप्शन है तो उसको आप क्लियर कर लेते थे। तो वो जो एक ओपन जो माइंड होने की जो जरूरत है वो सभी को है, वो ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट्स को, वो टीचर्स को भी है। अगर किसी दिन कोई अगर मुझे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के अगर लिंक्स अगर भेज के अगर बोलेगा कि सर ये देखो ये 3-4 स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, इनके अंदर ऐसा सा कुछ है, तो मुझे उनसे गो थ्रू होना चाहिए। अगर मेरी कोई मिसकंसेप्शन थी तो वो मुझे सही करनी चाहिए और फिर मुझे स्टूडेंट्स को सही बताना चाहिए। ये सेम चीज स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ अगर पढ़ रखा है उनके नोट्स के अंदर अगर कुछ है, तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो वो जो एक ओपन माइंड होने की जरूरत है वो आपकी बातों से लग रहा है कि हाँ आपने पूरा एकदम फुल आप सोच के बैठे थे कि हाँ जहां पर भी मुझे लगेगा कि इम्प्रूव हो सकता है तो आप इम्प्रूव कर रहे थे। हाँ सर। ओके, सो तान्या एक क्वेश्चन कि आपकी क्योंकि गेट के अंदर 2 बार आपकी रैंक आई है, आपकी 521 भी आई और फिर 55 भी आई, तो अच्छी 2 बार आपकी टॉप रैंक आप लाए हो, तो आपको क्या लगता है कि गेट एक कंसिस्टेंट एग्जाम है? आपको लगता है कि गेट के अंदर अगर किसी ने अच्छी तैयारी कर रखी है, मैं एक आपका एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप फिर से गेट एग्जाम देते हो नेक्स्ट ईयर और उसके बाद फिर से देते हो फिर से देते हो फिर से देते हो, अगर आप लगातार 3-4 बार अगर एग्जाम देते हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको और प्रिपरेशन थोड़ी सी मान लो कि प्रिपरेशन के साथ आप दे रहे हो, आप फिर से आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपको लगता है आप फिर से टॉप 100 या टॉप 200 तो आप पक्का ले आओगे?
आपको इतनी कंसिस्टेंसी लगती है कि सॉरी गेट एग्जाम इतनी सर्टेन लगती है आपको कि आप पक्का टॉप रैंक आएगी आपकी? हाँ सर, मतलब इफ अगर मेरे पास रिसोर्सेज है, मतलब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी हूँ। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, जो गेट 21 या 21 का जो सेकंड हाफ में पेपर आया था, जो मतलब मीडियम लेवल पे ही था बट कुछ नया था वो। तो अभी तो फिलहाल वर्स्ट केस सिनेरियो वो है। तो अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी हूँ, मतलब उससे भी ज्यादा लेवल पे मैं तैयारी करके रेडी कर हूँ, अच्छे टफ क्वेश्चन सॉल्व करके रेडी हूँ, तो हाँ मुझे लगता है कि मैं निकाल लूंगी। तो बेसिकली गेट एग्जाम जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जो मुझे लगता है कि कुछ एग्जाम्स सर्टेन नहीं होते हैं इंडिया के अंदर। मैं पर्टिकुलरली किसी एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसी होती हैं कि मान लो आपने उसको क्रैक कर लिया, हो सकता है अगली बार आप फिर से उसको दो तो हो सकता है आपसे वो उतनी अच्छी रैंक ना आए आपकी, हो सकता है कि आप टॉप 1000 के बाहर चले जाओ। लेकिन गेट एग्जाम के अंदर आपको सर्टेनिटी लग रही है कि अगर कोई अच्छी तैयारी करेगा, अगर किसी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ओवरऑल मतलब उसने एक अच्छी तैयारी अगर करी है, तो उसका पक्का एक अच्छी रैंक आ जाएगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ सर, मतलब बाकी सब फैक्टर्स जो ऐसे हेल्थ वाइज वगैरह या फिर बाकी सारे फैक्टर्स को अगर अपन हटाते हैं, जो फैक्टर्स अपने कंट्रोल में है, जैसे हमारी प्रिपरेशन है या फिर हमारा थोड़ा बहुत जो राइट हैबिट्स वगैरह है, वो सब प्रॉपरली अगर अपन मेंटेन करके और कंसिस्टेंटली वर्क करते हुए चले, तो मुझे लगता है निकाल लेंगे। क्योंकि मतलब अब जब मैं इस साइड हूँ, लाइक एक लाइन है जहाँ पे अभी एस्पिरेंट है एंड फिर सक्सेसफुल एस्पिरेंट है, तो सक्सेसफुल एस्पिरेंट में मेरे को लगता है कि यार ये इतना बड़ा ज्यादा कुछ था नहीं, जितना मतलब माइंड में मेरा डर बैठा हुआ था कि नहीं नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरी अगर सही नहीं हुआ तो, पता नहीं। तो बट हाँ, पेपर देने के बाद एंड फाइनली समझ में आता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाइज, मतलब तो निकाल लोगे आप। बिकॉज अनसर्टेनिटी तो है नहीं। आपका यहाँ पे क्या क्या चेक हो रहा है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट ग्रास्प है, आपका मेमोरी की कितना आप याद रख पा रहे हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और एक दो स्किल्स में भी और टेस्ट हो रहे होंगे। तो अब यही स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें और अनसर्टेनिटी क्या ही हो सकती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा आपने बोला कि जब आप एस्पिरेंट थे उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि 55 रैंक, जिस दिन आपने रिजल्ट देखा कि मेरी रैंक 55 आई है तो सडनली आपकी मतलब उस रैंक को देखते ही आपकी नॉलेज इंप्रूव हो गई, ऐसा तो है नहीं। आपकी नॉलेज जब आप एस्पिरेंट थे तब उतनी थी, एक अच्छी नॉलेज आपकी थी। मतलब मान लो कि नवंबर का महीना ले लो, नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी नॉलेज अच्छी थी, फिर आपकी रैंक आ गई। तो आप बेसिकली उस एक जो एस्पिरेंट वाली लाइन थी उससे आप सक्सेसफुल एस्पिरेंट की तरफ चले गए। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी काफी फर्क पड़ जाता है, पता है मतलब कि जब नवंबर के महीने में आपकी नॉलेज उतनी ही है जितनी आपकी नॉलेज आज है, ठीक है, हम्म। लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ जाता है सिर्फ इस एक कॉन्फिडेंस से कि आपकी ऑलरेडी रैंक आ चुकी है, आपकी हाँ 55 रैंक ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस देती है वो जो रैंक, उससे वो एक काफी एक अलग ही मतलब काफी फर्क पड़ जाता है। तो आप अब आपको बहुत चीजें एकदम क्लियरली दिखती हैं। उस टाइम तो आपको डर लग रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा, मेरी क्या पता रैंक 500 के बाहर चली जाए, या मेरी लास्ट ईयर 521 आई थी, क्या पता इस बार वो भी ना आए। ठीक है, जैसे आपने बोला कि आप ऑलरेडी आप रेडी थे कि चलो यार लास्ट ईयर की रैंक है उससे एमटेक आरए के अंदर एडमिशन ले लेंगे, तो आपने जिस तरह से बोला, अभी आपको क्या लगता है कि अब अगर आप खुद को पीछे जाके पास्ट में जाके कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहो, आप खुद को जाके बोलना चाहो कि यार ये मिस्टेक मत करना, मतलब जब आपने गेट की तैयारी जो आपने करी है इसके अंदर आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, और आप खुद को क्या बोलोगे कि यार ये मिस्टेक मत करना और ये चीज कर लेना, मतलब ऐसे कुछ सजेशंस आप खुद को पास्ट में जाके अगर दे सको तो क्या क्या दोगे? सर मतलब जो 22 वाली प्रिपरेशन है उसमें तो मतलब जो बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट था मेरा, मतलब हर चीज में नेगेटिव, मतलब नहीं हो पाएगा, या फिर ऑल ऑफ अ सडन मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उसके कारण ऐसे बिस्तर पर पड़े कि अब तो कुछ नहीं निकलने वाला, अब पता नहीं क्या ही होगा जिंदगी में। तो वो टैकल करना काफी सारा, मतलब अगर उसको आपने सही से टैकल कर लिया तो काफी सारी चीजें बन जाती है। मतलब कॉज उस समय तो मैं अगर टेस्ट दे के आती थी, इवन दो मेरी मतलब एक ऑनलाइन कोचिंग मैंने ली थी उस समय पे, तो उसी की टेस्ट सीरीज देती थी, तो उसमें भी अगर अंडर 500 रैंक आ जाती थी,
उसके बाद भी नेगेटिव थॉट्स कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने अच्छा इससे बेहतर क्यों नहीं किया। तो वो चीज मुझे लगता है कि अगर उसी समय मैंने कर ली होती, मतलब अगर पहले से अगर मुझे, मैं क्या जाके ना बताती कि ये 4-5 चीजें हैं, इन 4-5 चीजों को तुम बैलेंस कर लो, जिसमें से अपना फर्स्ट वही कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया, रिवीजन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अपना पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव हैबिट्स एंड एनालिसिस बैक में, इन चारों में चलता रहेगा। तो ये 4-5 चीजें तुम पहले से बैलेंस कर लो तो आई गेस एक ही साल में निकाल लोगी, इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे 2 साल ड्रॉप लेना। और और तो सच मतलब बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना, मतलब 23 फिर भी मैंने काफी हद तक संभाला है, तो मोस्टली मैं 22 वाली तान्या को ही समझाना चाहूंगी कि उस समय बहुत ज्यादा मैंने उसको ना लाइक बर्डन की तरह ले लिया था, लाइक काफी लाइटली नहीं लिया था, बहुत ज्यादा लाइक इतना ज्यादा कि वो ना स्ट्रेस पूरा शोल्डर्स में भर के, और फिर वो जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी मुझे कि मैं बैठ के पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो वो सब नहीं, चीजें चिल लेके थोड़ा लाइट वे में लेके चलो, मतलब सीरियसली पढ़ाई करो बट थोड़ा लाइट वे में अपने आप को समझाते हुए कि जो भी होगा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ एंडिंग प्रोसेस नहीं है ये। तो आप बोल रहे हो कि एक सिंपल सी एक प्रोसीजर है कि हाँ बस अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस ये एक सिंपल सा एक प्रोसीजर है, इसी को आपको करने की जरूरत है और आपका गेट निकल जाएगा। राइट, आप ऐसा कुछ बोल रहे हो? प्रोसीजर, बट वो भी राइट वे में। अब कुछ लोगों का क्या होता है, मतलब मेरा भी पहले ये होता था कि ठीक है मैंने एक बार रीड मार लिया कोई सा कॉन्सेप्ट या फिर कोई कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया, बट समझने के बाद तुम्हें अपने आप को उस पे टेस्ट, जेन्युइनली टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें सही समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि या तो हवा हवा में अपने आप से ही बातें करती थी, अपने आप को समझाती थी, या फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करती थी, या फिर किसी और को, मतलब जैसे अपना कोई टॉय वगैरह को पकड़ के उसको समझाना स्टार्ट कर देती थी। तो जिस समय मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कोई टॉपिक, तो मुझे लगता था कि हाँ अब मैंने ये टॉपिक समझा है। अदरवाइज तो पहले मैं क्या करती थी कि बस एक बार मैंने पढ़ लिया, मुझे फील आ गया कि हाँ ये तो समझ में आ गया, बट एक्चुअल में होता नहीं था। वो बस मेरे को ऐसा इल्यूजन होता था कि हाँ वो मेरे को समझ में आ गया, बट जब मैं किसी को समझाने बैठती थी तब मेरे से नहीं होता था, और मुझे ये लगता था कि नहीं मुझे क्या है ना, मैं बस बोल नहीं पाती हूँ, बाकी मेरे को समझ में आता है। बट वो बस ऐसा इल्यूजन है, अगर आपको समझ में आता है तो आप बोल भी सकते हो, ऐसा था। तो तो अब तो राइट वे ऑफ स्टडिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो और फिर वो जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो हाँ अब निकाल। तो आपका टॉय भी एग्जाम क्रैक कर सकता है गेट की। तीर सर अभी देखते हैं अगले साल, अभी प्रिपरेशन कर रहा है, वो काफी पढ़ रहा है, वो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, कोचिंग वोचिंग नहीं दिलाई मैंने उसे। उसका फॉर्म भी उसका, आप गेट का फॉर्म भरवाना उसका 2024 का, हाँ और सर। नेक्स्ट ईयर के गो क्लासेस के फेलिसिटेशन के अंदर लेके आना उसको। हाँ सर बिल्कुल। तो तान्या, ये कुछ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको गेट की प्रिपरेशन के अंदर, जैसे कोई स्टार्ट करता है जिसको कुछ आइडिया नहीं गेट का कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए गेट एग्जाम बहुत ही मिस्टीरियस एग्जाम है। जैसे आपके लिए 2022 के अंदर थी, आप बहुत बर्डन लेके बैठे थे, ठीक है, उस टाइम आपको लगता था कि गेट, उस टाइम आपको लगता होगा कि गेट एग्जाम थोड़ा मिस्टीरियस है, मतलब हार्ड है, नहीं क्रैक होगी, ठीक है, तो उसी की वजह से बर्डन आता है। ठीक है, तो अभी है ना, मतलब आप, वो जो एक एस्पिरेंट है जिसको गेट का कोई आइडिया नहीं है, वो बस अभी एग्जाम, अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है और अच्छी रैंक लाना चाहता है, तो उसके लिए आप कुछ मैंडेटरी आप चीजें, कि ये तो मैंडेटरी है। देखो टॉपर की हर टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। कोई हाँ। टॉपर बोलेगा कि यार मैंने तो 5 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, दूसरा टॉपर बोलेगा मैंने 20 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। आप तीसरे टॉपर के पास जाओगे, वो बोलेगा कि मेरे को तो टेस्ट सीरीज के लिए टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आपको अलग अलग तरह के टॉपर्स मिल जाएंगे और वो अलग अलग सजेशंस देंगे। लेकिन जितने भी टॉपर्स हैं, अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी का अगर इंटरसेक्शन निकालो, और वो जो एक फाइनली जो एक मैंडेटरी चीज आपको कुछ फील होती है कि ये चीजें तो मैंडेटरी हैं, बाकी चीजें आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी लगा लो, लेकिन ये चीजें मैंडेटरी हैं, ऐसी कोई मैंडेटरी चीजें आपकी गेट, आपको लगता है गेट की प्रिपरेशन के लिए? सर मुझे लगता है ना कि एनालिसिस, अपना खुद का जो सेल्फ एवेल्यूएशन होता है वो चीज मैंडेटरी है, एंड फिर उसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना वो चीज मैंडेटरी है। मतलब
एनालिसिस इसलिए क्योंकि अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पा रहे हो तो फिर तो, अगर आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग अच्छा नहीं है तो आप इवैल्यूएट कर लिए अपने आप को कि नहीं मैं शायद अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको अपन चलो संभालते हैं, उसको सुधारने चलते हैं और टेक्निक्स देखते हैं ऑनलाइन क्या क्या अवेलेबल है, अपन कैसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब उसको ट्राई करते रहना। या फिर इफ अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है और फिर अपन ने देख लिया, मतलब एनालिसिस कर लिया कि ठीक है अपन यहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो अपन फिर इसको सुधारने चले जाओ, इसको इम्प्रूव करने पहुंच जाओ। तो आई बिलीव कि एनालिसिस मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन काफी ज्यादा मैंडेटरी है अगर आप उसको, हर टॉपर का, मे बी कोई पर्टिकुलर टॉपर है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा है। आई गेस 21 या 22 में किशन मित्तल करके कोई था, AIR 2 था, तो आई गेस उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा अच्छा था और मैंने उसको उसने ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए नहीं थे, मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो ही वाज लाइक कि नहीं मैंने ज्यादा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, मैंने बस टेस्ट सीरीज दी और मैंने PYQs भी पिछले 10 साल के बस लगाए थे। तो मैंने कहा ये सही है, अपन भी ट्राई करके देखते हैं। बट उस समय, मतलब वो 22 वाली बात है, तो उस समय मैंने किया, मेरा इतना इम्प्रूव नहीं हुआ एज सच, क्योंकि बेसिकली मैंने किसी और की सुन के और फिर अपने आप पे अप्लाई कर रही हूँ, जबकि मैं कोई दूसरी पर्सन हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग में भी अच्छा है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो फिर फाइनली 23 में किया। कुल मिला के एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आप किसी और टॉपर की स्ट्रेटेजी आपने सुन ली कि हाँ उसने ऐसा सा किया, उसने लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो आपने लिख लिया कि हाँ मैं भी 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। वो दिन में 4 घंटे पढ़ता था, ओके मैं भी दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा, अगर मैंने 5 घंटे पढ़ लिया तो रैंक नहीं आएगी। ठीक है, हाँ अगर मैं 4 घंटे मेरे को पढ़ना है, तो मतलब इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं टॉपर्स को। अभी आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद में कुछ पक्का कम से कम एक दो स्टूडेंट्स होंगे जो आपको फॉलो करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा किसी भी प्रिपरेशन के अंदर ऐसा होता है कि हम किसी किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को या उसकी स्ट्रेटेजी को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि क्या पता उसने बचपन से अच्छी पढ़ाई करी है, क्या पता बचपन से उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसका अच्छा रहा है, बचपन से उसकी मैथमेटिक्स अच्छी रही है, हमें कुछ नहीं आइडिया, हमें पता नहीं है। उसने हो सकता है बीटेक में अच्छी पढ़ाई करी हो, या तो मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने, उनका जो बैकग्राउंड था बचपन से लेके अभी तक उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने किस एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए हैं। तो बेसिकली बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है, ये जो चीजें हैं वो हम देखते भी नहीं है, हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि अच्छा उसने 5 मॉक टेस्ट दिए, मैं भी 5 ही दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब, या फिर कभी कभी एक और बताता हूँ, जैसे गड़बड़ तब हो जाती है जब किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैंने 40 मॉक टेस्ट दिए। अब गड़बड़ हो जाती है, अब लोगों को लगता है कि यार 40 मॉक टेस्ट दिए बिना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उनको ये लगता है कि यार मैंने तो 5 ही दिए हैं अभी तक, है ना, हाँ, अभी तक मैंने तो 5 ही दिए हैं, तो मेरा तो गेट एग्जाम नहीं निकलेगा क्योंकि उसने 40 दिए हैं। तो मतलब बात ये है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी उनकी खुद बनती है, और जब आप किसी दूसरे को, आप उनसे सीखो, आप उनसे समझ लो कि हाँ उन्होंने। स्ट्रेटेजीज तो के लेके अपने आप के ऊपर कैसे अपन और बेटर वे में अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज देखो। मैं भी टॉपर्स के इंटरव्यूज में देखता था, जब मैं गेट की तैयारी में 2018 में करता था, तो मैं टॉपर्स के इंटरव्यूज देखता था। लेकिन इंटरव्यू को मैं एकदम कैजुअली देखता था, एकदम ऐसे नॉर्मली देख लिया, और कभी कभी कोई पॉइंट बहुत अच्छा लग जाता था। मैं इन चीजों पे मेरा इतना फोकस नहीं रहता था कि अच्छा चलो यार स्किप, चलो देखते हैं कि इसने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए। ठीक है, तो मैं ऐसा मतलब उस डेटा के ऊपर नहीं जाता था कि अच्छा इस टॉपर ने तो यार 10 मॉक टेस्ट सॉल्व किए तो मैं भी 10 करूंगा। तो ऐसा कुछ मैं नहीं जाता था। ठीक है, मैं उस टाइम इंटरव्यू देखता था तो कोई टॉपर बोलता था कि यार मैंने तो 20 मॉक टेस्ट दिए, मैंने 4 टेस्ट सीरीज दे दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं वो उस डेटा के ऊपर मैं नहीं जाता था। मुझे उस टाइम, मतलब मैं एस्पिरेंट था, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, उस टाइम मैंने गेट क्लियर भी नहीं किया है, लेकिन उस टाइम भी मुझे आइडिया था, थोड़ा ऐसे बिलीफ था कि हाँ एक टेस्ट सीरीज भी काफी होती है, एक या दो टेस्ट सीरीज। ठीक है, या फिर 5 या 10 मॉक टेस्ट, मतलब अल्टीमेटली मतलब ऐसा डेटा के ऊपर नहीं जाता था मैं। हाँ इंटरव्यू देखता था, कभी कुछ चीजें अच्छी लग जाती थी, कभी किसी ने कुछ बोल दिया कि यार मैंने ऐसे ऐसे किया, ये एनालिसिस किया मैंने, या जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू के अंदर जो, अगर मुझे सबसे जो बेस्ट चीज आपकी लगी वो ये लगी कि आप जब भी कोई चीज नेगेटिव आपके दिमाग को हिट करती थी, जैसे मान लो आपके किसी टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट टफ लगा, आपको लगा कि यार इस टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स कम आए, तो वो एक नेगेटिविटी आपके दिमाग को हिट करती थी, तो आप तुरंत उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आप उसको चेंज करते थे कि चलो अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यहीं देख लिया,
गेट के एग्जाम के अंदर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता, उससे अच्छा है कि मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन गलत हो गया, टेस्ट सीरीज में जितनी मिस्टेक करनी है कर लो। तो इस तरह से बेसिकली आप एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड के अंदर उसको चेंज करते थे। दूसरी आपकी चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो थी कि आप ओपन माइंड थे, कि ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो सही है, ठीक है, आप रेडी थे कि हाँ मेरे सामने अगर कुछ भी आएगा जहां पर मैं इंप्रूव कर सकूं तो मैं इंप्रूव कर लूंगी, राइट, ऐसा कुछ। तो बेसिकली इस तरह की चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को कैप्चर करनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वो पूछते रहते हैं कि मैडम आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, मैडम आपने कितनी टेस्ट सीरीज दी, ठीक है। तो इस तरह की जो डेटा है वो इस तरह के डेटा से उनका कोई खास बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो इस तरह के डेटा को वो कलेक्ट करते रहते हैं। वो 10 टॉपर को जाके पूछेंगे कि आपने कितने दिए, आपने कितने दिए, आपने कितने दिए, और फिर फाइनली वो एकदम पूरी एक खिचड़ी बन जाएगी कि हाँ यार क्या करना है, ठीक है। हाँ तो वही, काफी लाइक ऐसे मेरे पास भी काफी लोग ऐसे पूछने आए थे, तो मैंने तो उनको हमेशा मतलब यही बोला है कि देखो, तुम अपने हिसाब से तुम्हें जो सही लग रहा है, लाइक बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत घूमते फिरो, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। दो कोचिंग्स पिक करो, उन दोनों में एक टॉपिक एक एक दिन दोनों पढ़ो, जहां पे भी अच्छा लग रहा है उसको आग बंद करके उठा लो, और फिर जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रखी हुई हैं, पीडीएफ्स हैं, उससे पढ़ो बस। ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर पूछने में, सबसे पूछे पड़े। एक महीना तो अपन सबसे पूछने में लगा दिए कि कैसे है भैया, पीएसयू में मजा आ रहा है क्या। स्ट्रेटेजी बनाने में काफी टाइम लगा देते हैं लोग, वो स्ट्रेटेजी बनाते ही रह जाते हैं कि अब ये प्लान बनाते हैं, अब ये शेड्यूल बनाते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी बनाने में पूरा साल निकल जाता है। और जो पढ़ाई होती है वो बेचारी कॉर्नर के अंदर बैठी बैठी देखती रहती है कि यार मतलब इधर आ, रिजल्ट मेरे कब मेरे आएगा। पास आ, मेरे को मतलब पढ़ाई कर, पढ़ाई करेगा निकल जाएगा, गेट एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है उनको स्ट्रेटेजी बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा फील करते हैं। ऐसा मेरे साथ बचपन में होता था कि मैं जब प्लान बनाता था ना, बैठ के एकदम ऐसे 1 घंटे 2 घंटे बैठ के प्लान बना रहा हूँ, टाइम टेबल बना रहा हूँ, या कुछ ऐसे कुछ ख्याली पुलाव पकाता था कि हाँ अगले महीने अगले 1 महीने ऐसे पढ़ूंगा, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे तक पढ़ूंगा, इतने ऐसे ऐसे करूंगा। तो फिर वो जो प्लान, वो जो शेड्यूल जिस वक्त हम बना रहे होते हैं, वो जो 1-2 घंटे तक हम वो चीज सोचते हैं या वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उस टाइम पता है बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उस टाइम हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो हम शेड्यूल बना रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हमें हाँ, ऐसा लगता है। तो अपन फाड़ देंगे, अपन हाँ ना दो यार, तीन महीने में हाँ। एक नया इंसान बन जाएंगे। तो वही चीज है, जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाता है ना, जब भी एकदम बैठ के, और वो स्ट्रेटेजी एक बार बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हर 15-20 दिन के अंदर हर महीने आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, है, हर महीने आप कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हो कि यार नहीं यार ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो गड़बड़ है कि आप बेसिकली फिर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, बात खत्म। एक सिंपल सी चीजें हैं, इन सिंपल सी चीजों को करोगे तो आपकी गेट एग्जाम टॉप आप कर लोगे, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही स्टूडेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि पता नहीं कुछ एल्गोरिथम मिल जाए, कुछ रेसिपी मिल जाए कि हाँ इसमें जैसे चाय बनाते हैं वैसे कि गेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कि हाँ इसमें 2 मॉक टेस्ट डालो, 2 टेस्ट सीरीज डालो, ठीक है, तो ऐसे फिर फाइनली मतलब ये चाय बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जो गेट की जो प्रिपरेशन है या किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, उसके लिए आप ऐसे कुछ एक कॉन्क्रीट आप रेसिपी नहीं बना सकते, लेकिन कुछ सिंपल सिंपल चीजें अगर आप करते रहोगे पूरे साल, अगर आप सिंपल सिंपल चीजें करोगे तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी, आप टॉप कर जाओगे। हाँ ओके। तो तान्या एक फाइनल चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज के अंदर आपका जब मार्क्स कम आते थे, कभी कभी ऐसा हुआ होगा किसी टेस्ट के अंदर, किसी मॉक टेस्ट में या किसी सब्जेक्ट टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए होंगे, तो डीमोटिवेशन फील होता था। एंड सेकंड, कि किसी टेस्ट के अंदर आपके फुल मार्क्स आ गए, आप मतलब टॉप 3 के अंदर हो या फर्स्ट रैंकर हो, तो ऐसा कुछ कि मतलब बस आप खुद को भगवान समझने लग गए कि हाँ मैं ही हूँ, ठीक है, बाकी लोग तो देखो सारे तो ऐसे ही हैं। तो ऐसा कभी हुआ, मतलब डीमोटिवेशन और ओवर मोटिवेशन, मतलब ऐसा कभी हुआ? पर ओवर मोटिवेशन का तो चांस ही बहुत कम आया। मतलब सिर्फ दो मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे जिसमें मैं टॉप 10 में थी, वो भी नीचे से फर्स्ट या सेकंड थी। तो उस समय पे भी मैंने कहा चलो अच्छी बात है अपन को, मतलब उस समय एक टॉप एवरेज आप लोग उसमें दिखाते हैं ना, मतलब लाइक जो फर्स्ट रैंकर होता है और जो टॉप 10 का एवरेज होता है, तो मैं बस उससे लेके चलती थी कि अपन इसके अराउंड कहीं घूम रहे हो तो ठीक है। तो उस समय भी टॉप 10 में मैं आई, पर ऐसा मुझे कुछ फील हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, मेरे को खुशी नहीं होती इन सब चीजों में। बट हाँ मतलब
थोड़ी बहुत थी कि चलो अपन जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, अपन को इसी डायरेक्शन में और मेहनत करना चाहिए। तो और उस समय मैंने सोचा कि उस समय खुशी मनाने का कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये तो लाइक अभी प्रैक्टिस चल रही है ना, अभी रियल गेम तो आएगा 4 फेब को। राइट, एंड राइट। डिमोटिवेशन के लिए तो वही मैंने फिर 2-4 सेंटेंसेस बना के रखे थे। और कभी कभी ये भी होता था कि दिन भर तो अपन पढ़ रहे हैं या फिर इधर उधर भाग रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना माइंड में नहीं आता था। बट सोते समय क्या अपन एकदम खाली रहते हैं, तब सोते समय बहुत ज्यादा ऊटपटांग क्वेश्चंस की नहीं हो पाया तो क्या होगा, अपन उधर पे अगर जैसे 22 में अपन पैनिक अटैक आ गया था वैसा अगर हो गया तो अब क्या होगा, या फिर ये सब फालतू का। तो उस समय फिर मैं क्या करती थी ना कि लाइक पता नहीं कोई से सीरीज वगैरह में कुछ में मैंने देखा था, लाइक अपने आप को ही ऐसे बात करना, अपने आप को ही कंसोल करना कि देखो कुछ नहीं होगा, अब जिस जो भी होगा हो जाएगा, तुम बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो, सिर्फ मेहनत करते चलो, अपना राइट डायरेक्शन में पढ़ते रहो, जो भी होगा वो अब वो अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। एंड प्लस ये फिर जो पैनिक अटैक वाला सिनेरियो था तो उसमें भी जो सचिन सर का आई गेस वीडियो था पॉजिटिव माइंडसेट पे, वो 1-2 बार देखा है मैंने। फिर उसके बाद आई गेस उन्हीं ने बोला था या फिर किसी बच्चे ने बोला था कि सचिन सर ने ऐसा बोला, अब जो भी हो, कि क्वेश्चन एग्जाम के समय बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग एंजॉय करो। तो ये लाइन मैंने बहुत तेजी में पकड़ ली थी कि अब ना अपन खाली उधर, जब मैं एग्जाम में बैठूंगी, अपन को खाली बस क्वेश्चन सॉल्विंग करना एंजॉय करना है, क्योंकि आई गेस क्वेश्चन सॉल्विंग सबको पसंद आती होगी, क्योंकि अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सही आ गया तो ये मजा आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बस एंजॉय करो, और उसी चीज को मैं फॉलो करती रही। और फिर वहाँ एग्जाम के समय भी पहले 40 मिनट तो मैं बैठ के मेडिटेट करी, मतलब लाइक कर रही हो आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ, सब लोग ऐसे आजू बाजू, मतलब थोड़ा सा अगर मैं बीच में खोलती थी तो लगता था कि लोग देख रहे हैं, बट इवेंचुअली मैंने कहा हटाओ, ये मेरा एग्जाम है, वो सब अभी देख रहे हैं, बाद में नहीं देखने वाले, तो अपन अपना देखो जो चीज अपन को बचा सकती है। तो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में पहले पहुंच गई थी, फिर 20 मिनट्स इंस्ट्रक्शंस पढ़ने मिलते हैं, तो वो 40 मिनट्स मेरे को मेडिटेशन के लिए मिल गया था। और फिर बार बार अपने आप से कि मैं बस क्वेश्चन सॉल्विंग करना एंजॉय करूंगी, बस वही बोलती रहती है अपने आप को। तो फाइनली फिर मैंने वहां पे वही किया। और तान्या, आपने कोई कोई सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक्स आपने छोड़े हैं, कुछ आप कोई सिलेबस के अंदर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने कवर नहीं किया, आप एग्जाम देने चले गए तब तक आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया, ऐसा कोई टॉपिक या सब्जेक्ट था? सर सीएन मुझे वैसे तो पसंद है, मतलब क्योंकि मजा आता है, बिकॉज वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो, और काफी सारे एप्स भी होते हैं जिसमें आप वो चीज वर्क होते हुए देख सकते हो, लाइक आईपी एड्रेस देख सकते हो, टीसीपी का जो सीक्वेंस नंबर वो सब देख सकते हो। बट 22 में मैंने पूरा पढ़ के रखी थी, बट 23 में लास्ट लास्ट में ऐसा हो गया था कि आई वाज लाइक कि ठीक है अब अपन सीएन रहने देते हैं, अपन जो भी थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मैराथन क्वेश्चनिंग मैराथन वगैरह चल रहा है उसी से अपन थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग पे और मॉक टेस्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अब हाई टाइम है, लाइक दिसंबर अराउंड था ये कि अब सीएन रहने देते हैं, तो तो सीएन छोड़ दीजिए। आप सीएन आपका कमजोर रह गया, मैं ये बोलूंगा कि छोड़ा नहीं आपने, लेकिन आपका कमजोर रह गया, उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं थे। हाँ, आपने मतलब कोशिश ऐसा एकदम छोड़ दिया क्या कि आपने बिल्कुल आइडिया नहीं है, कि कुछ क्वेश्चन आएगा तो मुझे आइडिया नहीं है, ऐसा हुआ था? सीएन पढ़ा है मैंने, मुझे आता है, बट हाँ मतलब उस वे में प्रॉपरली पॉलिश नहीं किया कि हाँ अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन फेंक दो मैं सब कर लूंगी टाइप्स। तो वो नहीं था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस पे होल्ड नहीं था मेरा, लाइक थोड़ा बहुत। बाकी सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीटली कवर किए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा आपने? एक मिनट सर सोचना तो, मतलब बाकी सब एल्गो सीडी टीओसी, हाँ सर। ओके, बाकी सब आप कवर करके गए हो। प्रॉफिटेबिलिटी भी मैं इतना ज्यादा तंग आ गई थी गो क्लासेस के क्वेश्चंस देख देख के, मैंने कहा इसको भी मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आई गेस एक कीवर्ड था कि ये नॉन डिसाइडेबल, मतलब
मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है। आप लोग का अलग से एक और क्वेश्चन भी चलता था कि ये अनडिसाइडेबल है क्या, मतलब डिसाइडेबिलिटी वाला था। अब कुल मिला के फिर फाइनली पीओसी भी लास्ट लास्ट में मैंने उसको पकड़ के फिर पढ़ा था पूरे अच्छे तरीके से। वो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है, वो चीज हमें पता है कि डिसाइडेबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स बस एक टेबल रट लेते हैं और एक राइस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो रट लेते हैं। हाँ, राइस ठीक है। थ्योरम का पार्ट 2। ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि राइस थ्योरम स्टेटमेंट जो होता है, पहला स्टेटमेंट नॉर्मली लोग रट लेते हैं और साथ में वो टेबल रट लेते हैं। उसके बाद में कुछ 10-15 क्वेश्चन या 20-15 कुछ उस टेबल के ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, वो क्वेश्चन वो लोग सोल्व कर लेते हैं उस रटी हुई टेबल के ऊपर। तो बाकी गेट के अंदर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, डिसाइडेबिलिटी के अंदर बहुत ही क्रिएटिव काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गेट के अंदर हैं। उन क्वेश्चंस को वो स्किप कर देते हैं, वो सामने आता है वो क्वेश्चन, उनको एकदम ऐसे पढ़ के एकदम लगता है कि यार ये क्या चाइनीज लिखी हुई है, और वो उस चीज को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आप टेबल से सोल्व नहीं कर सकते, और टेबल आपका जो रटा हुआ जो टेबल है, रटी हुई जो नॉलेज है वो आपकी उसके ऊपर लग नहीं रही। तो फिर हाँ, उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो है स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के अंदर हमें एकदम क्लियर था कि हमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं, अब मान लो कि मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं जो आप रटी हुई टेबल के ऊपर सोल्व कर सकते हो, तो सच बता रहा हूं, उससे ना आपकी रैंक आएगी, आपकी रैंक नहीं आ सकती। उसका रीजन है क्योंकि आप भी वो रटी हुई टेबल से आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो वो तो कोई 10,000 रैंक ला रहा है वो भी करेगा, राइट। टेबल रटने में कोई ज्यादा टाइम तो जाता नहीं है, ठीक है, 2 घंटे के अंदर डिसाइडेबिलिटी खत्म, राइस थ्योरम का स्टेटमेंट रट लिया, टेबल याद कर ली, और 5-10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो उसके अंदर कुछ जाता नहीं है। तो आप भी वो क्वेश्चन सोल्व करोगे, और जो 5,000 10,000 रैंक ला रहा है वो भी सोल्व करेगा। लेकिन आपकी रैंक तब आएगी जब गेट के अंदर, जो आपको शायद याद होगा, गेट के अंदर कभी कभी बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं, डिसाइडेबिलिटी से स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं। 2022 के अंदर आया था कि 2022 स्टेप में होगा, विद इन 2022 स्टेप, आफ्टर 2022 स्टेप, मतलब इस तरह से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गेट के अंदर आते हैं। उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट अप्रोच करे, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करे, तो वो हमारा टारगेट था। इसलिए हम डिसाइडेबिलिटी के जो क्वेश्चन डालते थे, वहां पे हम कोशिश करते थे कि एक ऑप्शन कम से कम ऐसा होना चाहिए जो रटी हुई टेबल से सोल्व ना हो। कम से कम वो एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो वो स्टूडेंट सोल्व कर सके जिसको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन कम से कम हम रखते थे। और उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी होता था कि स्टूडेंट एनालिसिस के बाद हमारे पास कमेंट्स आते थे कि सर, एनालिसिस के बाद में, मतलब एग्जाम के अंदर मैं ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया, लेकिन एनालिसिस के बाद में अब मेरी एकदम ऐसे लग रहा है कि हाँ, अब फाइनली मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब मैसेज हम देखते हैं गेट ओवरफ्लो के ऊपर, जब हम इस तरह के कमेंट्स हम देखते हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी सही डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए भी टेस्ट सीरीज जो है वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हम भी जब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर आपका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आपकी जो नॉलेज है वो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आप दे रहे हो, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ऐसे ऐसे जानी चाहिए। मतलब आप टेस्ट दे रहे हो, पहले टेस्ट से शुरू कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ है, तो वो दोनों एकदम साथ साथ ऊपर जाते रहने चाहिए। एंड तक आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ, मेरी मतलब कुछ भी नया क्वेश्चन गेट देगी तो मैं क्रैक कर लूंगा। गेट के अंदर कुछ भी एनालिटिकल या कुछ नया क्वेश्चन आएगा, कोई नई टर्म डिफाइन कर देगा, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब आपका एटीट्यूड बन जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहता है टेस्ट सीरीज के अंदर। तो तान्या, वेरी नाइस इंटरव्यू, एंड काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी ओवरऑल। मतलब मुझे लगता है कि काफी डीप के अंदर जाके एकदम हर एक चीज को पूरा एनालिसिस हमने कर डाला है। और इस इंटरव्यू को अगर कोई भी एस्पिरेंट देखेगा तो डेफिनेटली लाइक बहुत अच्छे पॉइंट्स ही इज गोइंग टू टेक, ही और सी इज गोइंग टू टेक। ओके। सो एक और चीज मैं आपसे, फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो आपने ज्वाइन किया था, जो गो क्लासेस का गेट 2023 का जो अवार्ड सेरेमनी थी, जयपुर आप आए थे, तो वो कैसा था? सर मतलब जब मुझे इनविटेशन आया नहीं था, आई वाज लाइक कि यार मेरे को ले लेना चाहिए था, कम से कम बुला तो लेते यहाँ पे। फिर फाइनली जब आप लोग ने बुलाया, मैंने एक बार कंफर्म पूछा कि आप लोग सही में मेरे को बुला रहे हो कि ये गलती से आ गया है मेल। तो फिर जब उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं आप सही में इनवाइटेड हो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे तो मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड था, क्योंकि नए नए लोग हैं। फिर जैसे तैसे मतलब बातचीत की, लोगों से जाना, बातचीत हुई और थोड़ा बहुत, तो काफी मजा आया। एंड फिर घूमना फिरना, एंड फिर जो फंक्शन हुआ था, एंड फिर जो गेम नाइट वगैरह चली थी, तो मतलब फुल ऑन जो मस्ती वस्ती मारी, मुझे लाइक
काफी ज्यादा मजा आया था। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज्यादा होगा, मतलब इतना फन होगा वहां पे। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर भी बुला लीजिएगा। बेसिकली एक चीज थी कि बहुत स्टूडेंट्स जैसे आप भी सोच के आए थे कि थोड़ा फॉर्मल सा फंक्शन होगा, ठीक है, जाएंगे वो लोग आपको अवार्ड दे देंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ प्रमोशन के लिए मार्केटिंग के लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा या कुछ ऐसे फोटो वोटो हो जाएगी और दैट्स इट, मतलब आपको ऐसा लगा कि एक फॉर्मेलिटी का एक फंक्शन होगा। लेकिन जो फंक्शन था दैट मतलब दैट बिकेम वेरी इनफॉर्मल, इट वाज लाइक ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कुछ रीयूनियन हुआ है, कुछ हाँ। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो रीयूनियन कर रहे हैं, जयपुर घूम रहे हैं, आमेर फोर्ट। मतलब मेरे ख्याल से जयपुर के अंदर अगर आप एक बार लिस्ट सर्च करके देखना, गूगल करना कि जयपुर के अंदर कौन कौन सी जगह हैं घूमने लायक, उस लिस्ट के अंदर हमने सब कवर कर रखा है। उस लिस्ट के अंदर आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जल महल, हवा महल, ओल्ड मार्केट्स ऑफ जयपुर, वहां से भी हम गो थ्रू हुए थे। आपकी फोटो भी है ना हवा महल के सामने, आपने फोटो भी क्लिक करवाई थी, राइट? तो मतलब ओवरऑल मतलब जयपुर के अंदर घूमने लायक जितना है हमने सब घूमा। और उसके अलावा भी जैसे डीजे नाइट थी, उसके अलावा डमसरार आपने स्टार्ट किया था शायद मेरे ख्याल से रात को कितने बजे, 2 बजे नहीं सर, हम, दोस्त थोड़ा सा पहले था आई गेस, राइट, मतलब वही अराउंड 1-2 बजे की बात है तब। ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स के आसपास उस टाइम थे। रात को 1 या 2 बजे के आसपास 15 स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर, मैं, सचिन और हमारी जो टीम मेंबर थे वो भी थे, और बेसिकली फाइनली आपने बोला था कि डम्पसरार्ड्स खेलते हैं, और हाँ, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे वो डम्पसरार्ड्स चला था, राइट? सुबह 4 बजे आके वो वॉचमैन, डांटते रहते थे कि अरे तुम लोग कुछ मतलब लगता नहीं है, तुम लोग इतने बाहर आए हुए हो तो सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, अब ये प्रूफ है कि अपन ने कुछ अच्छा किया है। मैं उस वॉचमैन को जाके मैंने बोला कि यार पूरे होटल के अंदर तो सिर्फ गो क्लासेस वाले ही ठहरे हैं, तो डिस्टर्ब कौन हो रहा है? ठीक है, पूरे होटल के अंदर मेरे ख्याल से 30-35 रूम के अंदर तो सिर्फ गो क्लासेस वाले बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और वो सारे के सारे गेम खेल रहे हैं, तो डिस्टर्ब कौन हो रहा है? तो तो सर एनीवे, वो या फंक्शन में जो मेंटरशिप वाला हुआ था, मतलब वो मेंटरशिप वाले में भी लाइक काफी ज्यादा जो मतलब ऑलरेडी आईआईएससी या फिर आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली से जो भी पढ़ के निकल चुके हैं या फिर उस समय पढ़ रहे थे, तो उन लोग से भी बात करके काफी सारी चीजें क्लियर हुई थी कि मतलब आगे जाके कौन कौन से सब्जेक्ट्स पिक करना है, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में डेप्थ में जाना चाहते हैं या फिर हर चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल थी मेंटरशिप प्रोग्राम में। एंड बेसिकली जो फन और फिर बाकी जो इतने सारे लोगों से मिलना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना देखना, मतलब काफी मजेदार था सब कुछ। बिल्कुल, हमने कोशिश करी थी कि हम हर फील्ड से कम एक कोई मतलब आई कैन से कोई सीनियर मेंबर किसी फील्ड का आना चाहिए। जैसे निहार और आईआईटी बॉम्बे से हमने निहार लोकेश वो आए थे, उन्होंने एमटेक भी की हुई है, आईआईसी बैंगलोर से उन्होंने एमटेक कर रखी है, आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं। तो हमारा था कि और साथ में निहार जो है वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी थे आईआईसी के अंदर। तो बेसिकली उनका जो एक एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर हो। आईआईटी कानपुर से हमारे ओल्ड स्टूडेंट आए थे, और क्या नाम है, वाली मैम वगैरह थी। यस, आईआईटी बॉम्बे से हिमाली आई थी, हिमाली सैनी, और साथ में आईआईटी दिल्ली से विशाल सर आए थे। तो हाँ, तो काफी मतलब एक वो हमने उनको इनवाइट किया था, हम चाहते थे कि वो लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। फिर मेंटरशिप सेशन के अंदर हमने आपको बोला था कि जिससे जाके जो पूछना है पूछो, आराम से फुल एकदम डिटेल ले लो। कुछ भी क्यूरियोसिटी है कि यार ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो जाके सभी से आप डिस्कस करो। तो जो आईआईटी कानपुर से हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं संदीप वीजा, वो भी थे, उनके साथ में दो आईआईटी कानपुर से और भी उनके दो फ्रेंड्स थे। तो ओवरऑल मेंटरशिप सेशन जो था वो एक हमारा एक बेसिकली एक तरीके से मतलब कि वो था कि मेन इवेंट वही था, दोपहर को 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक वो हमारा मेन इवेंट था कि इस इवेंट के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा गाइडेंस आपको मिलेगी। तो सो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली वो जो पूरा जो इवेंट था वो आपके लिए बेनिफिशियल भी था और आपने एंजॉय भी किया। तो ओवरऑल सो इट इज वेरी गुड, या। सो तान्या, एक हम हर इंटरव्यू के अंदर लास्ट में हम करते हैं कि आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स के साथ सीधा कम्युनिकेट करो,
अभी तक आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, अभी आप स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस या कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो वो आप स्टूडेंट्स को दो, सीधा उनके साथ कम्युनिकेशन आप करो। तो सर स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा ऐसे नेगेटिव या फिर ज्यादा डिसहार्टन सोच के कि लाइक बहुत बड़ा गेट है, कुछ ज्यादा ही है, तो वो सब नहीं सोचना। सिंपली एम करो और फिर उसे अचीव करो, एंड अपना जो भी एनर्जी है उसको प्रॉपरली कंजर्व करके और सही जगह पे लगा के अपना कॉन्सेप्ट लर्निंग वगैरह सब अच्छे से रखो। बाकी सर लोग तो है ही गाइडेंस के लिए यहाँ पे। और ये गर्ल्स बेसिकली सर एक इशू मेरे को ये फेस हुआ था कि मतलब इशू नहीं है, मैंने ये चीज नोटिस करी कि लिंक्डइन पे काफी सारे लोगों ने मेरे को लाइक मैसेजेस भेजे कि लाइक कैसे प्रिपेयर कर किया आपने या फिर कुछ मटेरियल्स वगैरह। तो उसमें जो बॉयज थे वो बहुत ज्यादा थे, गर्ल्स लाइक मुश्किल से एक दो अभी तक। अभी बॉयज बहुत सारे पूछ चुके, बट गर्ल्स में लिटरली सिर्फ एक दो थी जिन्होंने पूछा कि आपने कैसे किया। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनको गेट देना ही नहीं है या फिर ऐसे आगे कोई हायर स्टडीज में जाना ही नहीं है, तो मतलब लाइक मत करो ऐसा, ट्राई करके देखो मे बी निकल जाए। तो बाकी यही सजेशन दूंगी कि अपने आप पे विश्वास रखो, थोड़ा चिल वे में निकालो, अपने आप पे बहुत ज्यादा बर्डन मत दो, हो जाएगा। और तान्या, आपने एक यूट्यूब चैनल भी आपने शुरू किया है जिसका नाम है सॉर्टेड माइंड्स, राइट? तो उस यूट्यूब चैनल का आपका क्या पर्पस है? उसके अंदर आप जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आने वाला है? उस यूट्यूब चैनल का आप कैसे यूज करोगे? सर बेसिकली मेरा आइडिया ये था कि मतलब जैसे मैंने पूरा ट्रांजिशन किया है अपना रोट लर्निंग से जो एक्टिव लर्निंग, जो प्रॉपर लर्निंग होती है, तो मैं मेरा बस बेसिक आइडिया ये था कि जो ट्रांजिशन मैंने किया है और क्या क्या मेरे को हेल्पफुल रहा है और क्या क्या स्टडी टेक्निक्स मैंने सीखी ट्रांजिशन के टाइम पे, तो वो चीज़ मैं उस पर डालूं। एंड वो बेसिकली मतलब यूट्यूब पे स्टडी मोटिवेशन वगैरह काफी ज्यादा लोग फोकस करते हैं, बट मुझे लगता है कि मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करो। अगर आपने 5 बजे पढ़ने का बैठ सोचे हो तो 5 से 5:30 कर लो, पर बैठ जाओ पढ़ने। मतलब वो स्टार्टिंग की थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बट फिर वो जब एक बार वो आधा घंटा हो जाता है तब फिर वो अपने आप फ्लो बन जाएगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ज्यादा इजियर मेरे को लगता है, तो मैंने सोचा कि इन सब चीजों पे मैं बनाऊंगी थोड़ा अपनी जो भी स्टडी टेक्निक्स वगैरह वो सब शेयर करूंगी। तो आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर आप गेट कंप्यूटर साइंस जो है उससे रिलेटेड भी आप कुछ वीडियोस आप रखोगे कि गेट कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट को कुछ मदद मिले? ऐसे गेट स्पेसिफिक वीडियोस भी होंगे? सर अभी एज सच गेट स्पेसिफिक तो मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा फील आता है कि अपन जो रूट है, मतलब बाकी मतलब जो बेसिकली है स्टडीइंग। अब ये तुम स्टडीइंग यूपीएससी में अप्लाई कर लो या फिर गेट पे अप्लाई कर लो, एमबीए पे कहीं पे भी अप्लाई कर लो, तो जो रूट है उसको तुम सही से अच्छे से लगा लो, तो फिर उसके बाद बाकी सब पे जहाँ पे भी तुम अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। तो बाकी अपना जो जर्नी वगैरह जो मेरी रही है गेट में वो सब मे बी मैं शेयर करूं। बाकी ऐसा गेट फोकस तो अभी मेरा इतना प्लान नहीं है, मे तो बी आगे। बेसिकली वो एक थ्री इडियट मूवी का डायलॉग है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि पढ़ना क्या है, मैं आपको बताऊंगी पढ़ना कैसे है। वो एक डायलॉग है। ठीक है। So, okay, Tanya. So, thank you for joining us for this session. It was great interview and a lot of things you told, a lot of information students are going to get from this video, and definitely they are going to get motivated and they are going to take something from this interview and they will apply in their GATE computer science, I can say, journey. And so, thank you for joining us. And yeah, so that's it. थैंक यू सर इंटरव्यू लेने के लिए, एंड प्लस कॉन्ग्रेचुलेशन 7,000 सब्सक्राइबर्स पे। सो आप भी, अभी तो यूट्यूब चैनल आपका भी शुरू होगा, तो आप कोशिश करना कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर आए तो आप उनको गो क्लासेस की तरफ भी थोड़ा सा आप उनको फॉरवर्ड करते रहना। तो मेक श्योर कि आपके सब्सक्राइबर और हमारे सब्सक्राइबर के अंदर वो 7,000 का डिफरेंस रहे। ठीक है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। Okay. Okay, Tanya. So it was great having you in this interview. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सर।